ओ भाई तुझे पता है क्या होने वाला है भाई? आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन पता है उसमें क्या होता है? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ते हैं। उसमें पता है डायग्राम देखा तूने? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट भी पढ़ने वाले हैं भाई। आज हम देखेंगे कॉन्डम क्या होता है। कॉन्डम तुझे पता है क्या होता है? कॉन्डम कॉन्डम पता है क्या होता है? मैम देखो मैम, ये क्या कह रहा है? मैम ये कॉन्डम का नाम ले रहा है मैम, गंदे गंदे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम्हारे साथ भी हमेशा ऐसा ही हुआ है? जब भी तुमने क्लास में बैठ के ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश की है, कि तुम्हें हर बार टीचर ने केवल ये कह के बोल दिया कि ये तुम्हारी मतलब की चीजें नहीं है? लेकिन आज ये नहीं होने वाला, क्योंकि फाइनली तुम लोग आ चुके हैं भैया अपने आकाश भैया की क्लास में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई कैसे होते हैं बच्चे, या फिर कैसे फ्लावर जो होता है उससे एक फ्रूट बन जाता है। ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। और मैं जानता हूं यार तुम्हारे लिए कि क्लास 10th में सारे सुख एक तरफ, लेकिन रिप्रोडक्शन चैप्टर को क्लास 10th में डिटेल में पढ़ने का सुख एक तरफ, और ये सुख मैं आज हर एक भारत के व्यक्ति को देना चाहता हूं, उसमें तुम भी हो। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही धमाकेदार सेशन की, जहां पे हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये वन शॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे मैंने डिजाइन किया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो सबसे पहले तुम्हें हर एक टॉपिक को ना हमें क्वेश्चन की फॉर्म में देने वाला हूं, कि वो टॉपिक मतलब टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में कैसे आ सकता है। जैसे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्वेश्चन बन गया। अच्छा मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इस टॉपिक या फिर इस क्वेश्चन के पेपर में आने के कितने चांसेस हैं। यार 80% चांसेस हैं, या फिर 60% चांसेस हैं, या फिर 95% चांसेस हैं, जो कि तुम्हें बताएगा कि वो टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी स्लाइड पे तुम्हें मिलने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो उस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जहां पे हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है या फिर कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, रिप्रोडक्शन होती है एक एबिलिटी। क्या होती है? एक एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है ना, बाकी नहीं कर सकते कोई भी। टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देम। मतलब देखो जरा ध्यान से, अगर तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो तुम अपने जैसे कुछ नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है भैया। ओके आगे चलो। लाइक अदर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, देखो तुमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। मतलब अपना, अगर हम कहें कि हम लिविंग बीइंग हैं तो हम क्यों हैं लिविंग बीइंग? क्योंकि हमारे पास कुछ एसेंशियल क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। उसी में एक हमारे पास था रिप्रोडक्शन। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस तो है, लेकिन ध्यान रखना ये एसेंशियल नहीं है मेंटेन क्या करने के लिए? लाइफ करने के लिए। मतलब अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम बाकी लाइफ प्रोसेस करके जीवित रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन करोगे तभी जीवित रहोगे, मतलब तुमने रिप्रोडक्शन नहीं किया तुम मर जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रिप्रोडक्शन करना जरूरी है कुछ अलग कारणों के कारण। लेकिन इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। अच्छा भैया ठीक है, आगे बढ़ो। अब रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है यार? अगर मतलब इसको नहीं करूंगा तो मरूंगा तो हूं नहीं, तो मरूंगा नहीं तो क्यों करूं यार? फिर मैं तो नहीं कर रहा। अच्छा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ऐसे मान के चलो कि मान लो अभी के लिए इस धरती पे 10 लोग हैं, ठीक है ना, जिसमें से 5 फीमेल हैं और भैया 5 मेल हैं। सही बात है। अब अगर इन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं कर रहे रिप्रोडक्शन, हमें नहीं करना, हमें मजा नहीं आ रहा है, हम नहीं कर रहे। जब ये नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद इनकी एज हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा भाई, ये मर जाएंगे। और अगर ये मर गए, मान लो 5 की 5 फीमेल टपक ली, है ना, मान लो टपक गई, तो 5 के 5 मेल बचे। अब मेल अकेले रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? मेल के लिए क्या चाहिए होता है भाई? मेल को फीमेल चाहिए होती है। तो यहां पे धरती पे लाइफ ही खत्म हो जाएगी। और लाइफ एक बार खत्म हो गई तो पता नहीं भाई कब दोबारा जीवन में, मतलब जीवन आएगा, यहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मुझे कंटिन्यूएशन करनी है लाइफ को अर्थ पे, तो भाई मुझे करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मुझे न्यू स्पीसीज को एडिशन करना है भाई, धरती पे बहुत सारे न्यू स्पीसीज को लाना है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, अरे लोग मर जाते हैं, मर जाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो मुझे नए ऑर्गेनिज्म को लाना है, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो जाएगा भैया, धरती पे जीवन चलता रहे। अच्छा उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ अडेप्टेशंस एंड वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान के चलो कि जब पहले ऑर्गेनिज्म देने से पहले जो मेल्स और फीमेल्स होते थे, जो पहले इंसान होते थे, वो बंदर की तरह होते थे। अब वहां से उनमें कुछ चेंज आना है। चेंज, अब चेंज कैसे आएगा? रिप्रोडक्शन करके ही चेंज आता है। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे पहले मान के चलो कि हमें पूंछ होती थी, हमें कुछ पूंछ का काम होता था, मतलब मच्छर मक्खी हमें भगाने होते थे अपने ऊपर से, तो हम पूंछ का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते, पूंछ की जरूरत नहीं है। अब पूंछ हटे कैसे? ऐसा ना कि हटा के मैंने पूंछ फेंक दी, है ना, हटा के एकदम छुड़ा के फेंक दी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन करके हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए। हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं बनता, वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं बनता, उसमें थोड़े से चेंज आते हैं और धीरे धीरे चेंज हो के हम इवॉल्व करते हैं, हमारी बॉडी इवॉल्व करती है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। अच्छा भैया, तो ध्यान रखना रिप्रोडक्शन होता क्या है और वो क्यों एसेंशियल है। क्वेश्चन बन सकता है, 80% चांसेस हैं, मतलब के मॉडरेट चांसेस हैं कि भाई यहां से क्वेश्चन आ सकता
सकता है और आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने हैं। नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है? तो भाई रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है भैया, सिंपल है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। 3 रीजन बताओ कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 4 रीजन लिखे हैं भाई ऊपर, कर लोगे अब तो? ठीक है भैया। डिफाइन रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन। अरे भाई सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? फिर से चेप दो, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। 3 पॉइंट लिख दिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है वो लिख दिया। हमारा पहली स्लाइड में पहला टॉपिक एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे करने वाले हैं सारे टॉपिक्स को। अब भैया आगे चलो। अब देखो यार, आगे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हमसे एनसीईआरटी खुद पूछती है कि भाई एक बात बताओ, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? 98% चांसेस है कि भाई यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, मतलब हाई चांस है कि इस बार 2026 में तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन यहां से आएगा। अच्छा भैया ठीक है, आगे बताओ। अब देखो यार, हमसे पूछा गया कि क्या एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं? बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी बनती है रिप्रोडक्शन में। आंसर है, देखो क्या आंसर है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। भाई नए नए लोग बनते हैं, है ना, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सही बात है। द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। वो सिमिलर होते हैं। अब ध्यान देना, 2 वर्ड होंगे यहां पे, एक होगा सिमिलर, ठीक है, और एक होता है आइडेंटिकल। ठीक है, एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेम होता है। और सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बस कुछ वहां पे कुछ चीजें सेम हो सकती हैं, है ना। सम सिमिलैरिटीज मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होगी। तो ध्यान रखना, हमेशा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, जो नई चीज बनती है, जो नई ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती। ठीक है, वो क्या होती है, उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो ऐसा होता है कि यार हमें ना वो उन जैसा लगता है, उनके पेरेंट्स जैसा। मतलब मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। द सिमिलैरिटी बिटवीन सिबलिंग्स एंड ऑफस्प्रिंग्स टू देयर पेरेंट्स अकर्स बिकॉज ऑफ जीन्स या फिर डीएनए प्रेजेंट इन देम। अच्छा, डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। मतलब समझना ध्यान से क्या होता है। देखो सबसे पहले तुम्हारे अंदर होती है एक सेल। अच्छा भैया, सेल का होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा भैया, न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका क्रोमोसोम। अच्छा जी, और क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। और भाई डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तुम्हारे क्या फीचर्स हैं, तुम्हारी आंखों का रंग कैसा है, तुम्हारी हाइट कितनी है, ये सब चीजें। और हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो होता क्या है कि पेरेंट्स के अंदर से डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर होता है बेबी में। किसमें होता है? बेबी में। तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स के होते हैं वो बेबी के अंदर जाने हैं। लेकिन जब ये ट्रांसफर होता है ना, तो ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर होता है हमारे पास जो डीएनए पेरेंट के पास, उसकी 2 कॉपी बनती हैं। क्या बनती हैं? एक तो एक एग्जैक्टली जो भी होगा डीएनए रहेगा ही रहेगा, है ना। और एक इसकी बनती है कॉपी, और जो कॉपी होती है वो जाती है हमारे बेबी के अंदर। अब जब ये कॉपी बनती है ना, ऐसे मान के चलो कि किसी ने फोटोस्टेट निकाल दी किसी चीज की। अब जब ये कॉपी बनती है ना, तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं कॉपी होने में। तो एरर्स की वजह से पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता, वो उसमें थोड़े से चेंज आ जाते हैं। और उस चेंज की वजह से हम ये कहते हैं कि भाई एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती हैं, है ना। बहुत बार तुमने एक चीज देखी होगी ना, तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स खासकर ये करते हैं, वो आते हैं तुम्हारे घर पे, तुम्हें बोलेंगे देख के कि अरे ये तो अपने पापा पे चला गया, है ना, इसकी नाक देखो इसके पापा जैसी, इसकी आंखें देखो इसकी मम्मी जैसी हैं। होता है ना, ऐसे होता है ना। अच्छा, तुमने बहुत बार अपने दोस्त का भी मजाक उड़ाया होगा ये कह के कि अबे यार मैं तेरे घर आया था यार, तेरी शक्ल तो तेरे पड़ोस वाले अंकल से मिलती है। हाँ सही सही बता, अंकल तेरे घर आए थे क्या, या फिर मतलब छोड़ दो, ठीक है। लेकिन तुम ऐसे मजाक उड़ाते हो ना, तो ध्यान रखो, समझो। देखो वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि तुम उसके जैसे सिमिलर हो सकते हो लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। अब बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल ऑर्गेनिल्स। देखो यार होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए की कॉपी बनेगी क्योंकि उसको ट्रांसफर करना होता है। मतलब सिंपल सी बात समझ लो कि ये तुम्हारी है भैया पेरेंट की सेल, ये क्या है तुम्हारी पेरेंट की सेल है। और पेरेंट की सेल के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है, फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए कौन होता है, कॉपी। तो यहां पे पेरेंट सेल क्या करेगी भैया, अपनी 2 डॉटर सेल बनाएगी, अपनी कॉपी बना लेगी। क्या बना लेगी? कॉपी बना लेगी, ठीक है ना, कॉपी बना लेगी। और फिर ये जो कॉपी होती है ये ट्रांसफर होती है किसमें भैया, ऑफ स्प्रिंग में। मतलब इन वाली कॉपी से फिर क्या होता है भैया, हमारी ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अच्छा भैया, सेल का जो सेल्स होती हैं वो यूज करती है केमिकल रिएक्शंस को टू बिल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। दोनों की दोनों हमारी 2 कॉपीज यहां पे बन जाती हैं, ठीक है भैया। द
प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, विल हैव सम एरर व्हिच विल लीड्स टू द वेरिएशंस, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट इट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। भैया क्या बोला था, जो कॉपी बनती है एग्जैक्टली कॉपीज नहीं बनती है भैया। अबे तुम यार क्या समझ जाओ ना, मतलब फोटो कॉपी कराना तो दिक्कत होती है ना, ठीक है। तो वही बात यहां पे बोली गई है कि भैया बिल्कुल जो है सिमिलर हो सकती है, आइडेंटिकल नहीं होगी, इसलिए कुछ गड़बड़ होंगी, कुछ एरर होगा, जिस वजह से भैया वेरिएशंस यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। पूछ ले कोई डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है भैया। क्रोमेटिन क्या होता है, देखो क्रोमेटिन क्या होता है, अगर तुम्हें सिंपल सी बात बताऊंगा तो जहां पे तुम्हारा डीएनए होता है मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये समझो कि जो क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर है ना, वो क्रोमोसोम केवल तब कहलाता है जब हम सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, जब हम ये कॉपी बना रहे होते हैं, वो केवल तभी क्रोमोसोम कहला रहा होता है, क्योंकि तब वो एकदम पेटी पैक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है कि चलो भैया मुझे कॉपी बनानी है, मतलब तैयार हो जाता है, एकदम पैक हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तब उसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। जब ये सेल डिवीजन होना होता है, हमें कॉपी बनानी होती है, लेकिन उसके अलावा पूरे टाइम जब ये काम नहीं होना होता तो वो कहलाता है क्रोमेटिन। मतलब क्रोमेटिन क्रोमोसोम एक ही चीज है, बस उसकी डिफरेंट फॉर्म है कि एक बार वो क्रोमेटिन कहलाता है, एक बार वो क्रोमोसोम कहलाता है। कब कहलाता है क्रोमेटिन, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, स्कैटर्ड डिस्पर्स्ड हो रखा है, खुला हुआ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे हाईली कॉइल्ड है, कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की, वो अपना हो गया क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। उसके बाद जीन क्या होता है, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब समझो, देखो मान लो मैं और मेरी वाइफ जो भी होंगी अभी, ठीक है, मतलब जब भी होंगी हैं, एकदम सही समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हम दोनों की क्या है, ब्राउन आईज हैं। अब हम दोनों की ब्राउन आईज है, हमारा वो बच्चा, ठीक है। अब बच्चे की आंख हो गई ब्लू, तो क्या मतलब है, वो बच्चा हमारा नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, हमारा ही है, मतलब हमें पता है हमारा है, ठीक है। तो अब जो बच्चा वो उसके आगे ब्लू हो गई, यार ब्लू कैसे हो गई, मतलब हमारी बॉडी के अंदर से एक मैसेज गया, और जब वो मैसेज गया मतलब वो क्या था, डीएनए की कॉपी थी, वो जब कॉपी गई ना, उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया उस कॉपी बनने में कि हमारी जो आंखों का कलर है वो कंप्लीटली चेंज हो गया हमारे बेबी में। तो अब जो आंखों का मैसेज है कि आंखों का कलर चेंज होना है, आंख में इतना बड़ा चेंज आएगा, वो कौन कैरी करेगा, तो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए जो मैसेज कैरी करता है वो कहलाता है जीन्स। मतलब कि देखो, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए का वो छोटा सा सेगमेंट जिसे हम कहते हैं जीन्स, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या करता है, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ डीएनए कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन कौन रखता है भाई, जीन्स रखते हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अब देखो आगे बिल्कुल सिंपल है यार, सबसे पहले समझ लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने क्या बोला था कि हर स्लाइड पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था। सबसे पहले पूछा व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तुम इजीली बता दोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक पूछ लिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ ए स्पीशीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब डीएनए स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आओ समझाता हूं। देखो ऐसे समझ लो कि सबसे पहले तो ये समझ लिया तुमने कि तुम्हारे पास ये पेरेंट का डीएनए था, पेरेंट का जो है यहाँ पे डीएनए था, उस डीएनए से हमारी 2 कॉपी बनती है ना, ये हमारी कॉपी बनी, ठीक है। और इन कॉपी में क्या होते हैं भाई, इन कॉपी में एरर्स होते हैं, ये हमें समझ में आ गई बात, अच्छा ठीक है। अब एक बात को मेरी समझना, डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, खासकर मैं अगर मेल फीमेल की बात करूं तो भैया मान के चलो कि ये है हमारी जो है मेल वाली सेल है ना, ये हमारी मेल की सेल है, ठीक है, ये हमारी फीमेल की सेल है, ठीक है, सही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। मेल की सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ध्यान रखना, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। तो फीमेल के अंदर भी कितने हो गए भैया, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब यहां से इनकी कॉपी बनेगी, इन सेल की डॉटर सेल बनेगी, डीएनए की कॉपी करनी है हमें, तो सेल की कॉपी बनानी पड़ेगी हमें। तो जब कॉपी बनाएंगे तो ध्यान रखो, मान लो हमारी ये कॉपी बनी, मान लो समझ लो कि ये कॉपी बन गई। अब कॉपी बनने के बाद पता है क्या होता है, बेबी कैसे होगा, बेबी ऐसे होगा कि पहले मेल और फीमेल सेल आपस में जुड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे इसको विस्तार में। होता यह है कि फीमेल और मेल दोनों आपस में जुड़ते हैं इन द सेंस के मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। और जब वो करते हैं तो ये दोनों एक जगह जाके मिलते हैं, कौन कौन, अपनी मेल सेल और फीमेल सेल। जहां से अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
तो यहां पे जब ये जुड़ते हैं, तो जब जुड़ते हैं तो कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई 46 क्रोमोसोम्स इसके है ना और 46 इसके, तो इसमें कितने होने चाहिए? 92 होने चाहिए। लेकिन हमने भी ये बोला है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल, जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो कितने होते हैं? केवल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सवाल ये आता है कि अगर इन दोनों का फ्यूजन होना होता है हमारी कॉपी में, जो हमारी सेल की कॉपी बनी है, मेल सेल जो बना है उसमें 46 में 92 होंगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई यार। क्यों? हर ऑर्गेनिज्म में कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब क्या करना है यार? तो अब इसके लिए क्या करना है? तो ध्यान से देखना क्या करना है। हमारे पास यहां पे आता है जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, वो कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल, जब ये डीएनए की कॉपी आपस में मिलती हैं मेल एंड फीमेल की, अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है। ये क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। रिप्रोडक्शन, रिडक्शन, डिवीजन, मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हाफ द क्रोमोसोम नंबर। अब इसका मतलब क्या समझो। देखो, सबसे पहले हमें यह बताया जाता है कि डायरेक्टली फ्यूजन करने से पहले ये जो कॉपी होती है ना, ये करती है एक प्रोसेस, इसका नाम होता है मियोसिस। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जो हमारी 46 क्रोमोसोम्स होती हैं ये हाफ हो जाती हैं और बन जाती हैं 23। कितनी होती है? 23। और जब ये 23 बन जाती हैं मियोसिस करके, तब जाके हम क्या करते हैं? इनका फ्यूजन करवाते हैं और तब हो जाती है 46। मतलब इसमें भी 46 थे, इसमें भी 46 थे और ऑफ स्प्रिंग में भी कितने हो गए? 46 हो गए। तो क्या होना होता है रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले फ्यूजन से पहले ध्यान दो, क्या होता है भाई? रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हाफ। अच्छा, गैमेट क्या होता है भाई? भाई सिंपल सी बात है, यहां पे गैमेट का मतलब होता है इन मेल सेल और फीमेल सेल को जो हमारी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। सिंस दीज टू गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइजेशन में मिलते हैं, द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट इज रीस्टोर्ड इन द ऑफ स्प्रिंग। वो रीस्टोर हो जाता है 46, 46 एंड 46। By this way, the amount of DNA remains stable या फिर constant in each new generation. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी क्लासेस में, बहुत सारे जगहों पे इस टॉपिक को पता स्किप कर देते हैं और समझते हैं कि यार ये तो नहीं आएगा, लेकिन 2025 में ही यहां से क्वेश्चन आ गया था और मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है मियोसिस, कैसे होता है, कैसे स्टेबल रहता है डीएनए कंटेंट, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कितने बताए थे मैंने? 98% चांसेस हैं यहां से तुम्हारे पेपर में जो है चीजों के आने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा पार्ट आता है भैया वेरिएशन का। अगला पार्ट क्या आता है हमारा? What is variation and why is it essential? 50% चांस, 60% चांसेस है, क्योंकि बहुत नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इससे पहले की जितनी भी चीजें रिलेटेड है वेरिएशन से, वो पूछी जाती हैं। अच्छा, वेरिएशन क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बताया भैया मैंने? देखो यार, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। देखो, कभी कभी ऐसा तुमने देखा होगा ना कि यार माता पिता की आंखें जो हैं वो दोनों की ब्राउन है, लेकिन जो बच्चा हो गया उसकी आंखें ब्लू हो गई। अब तुम ये थोड़ा ना बोलोगे कि हाँ ये तो आपका नहीं है, तो किसी और का है। अबे किसी और का चांसेस हो सकते हैं किसी और का हो, मतलब मुझे क्या पता किसका है, लेकिन वो तो उसको बताएगा ना जिसने भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा। लेकिन हो सकता है पॉसिबल कि दोनों माता पिता की कैसी हैं? ब्राउन आंखें हैं, लेकिन बेटे की ब्लू हो जाएं वेरिएशन के थ्रू। क्या पता जब कॉपी बन रही थी तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा एरर आ गई है, और उस वेरिएशन की वजह से क्या हो गई है भैया? उसकी आंख जो कैसी हो गई है? ब्लू हो गई है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की? देखो, आंखों में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस दिखती है। कभी कभार जो आपके बहुत सारे डॉग्स होते हैं उनकी डिफरेंट ब्रीड्स हो जाती हैं, ठीक है ना, कलर अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, हम पहले क्या थे? बंदर थे, हमारी पूंछ होती थी, लेकिन अब पूंछ नहीं है, हमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमसे ये पूछा जा सकता है, वैसे कि चांसेस बहुत कम है। वेरिएशन हेल्प्स करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। देखो, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पहले ना एनवायरनमेंट कैसा था, तो हमें ना हमारे अपनी बॉडी पे बहुत सारे बालों की जरूरत होती है एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, लेकिन अब जरूरत नहीं होती। तो अब हमारे ऊपर इतने बाल नहीं होते। पहले हमें मक्खी वक्खी भगाने के लिए पूंछ की जरूरत होती थी, लेकिन हमें समझ में आया कि भाई हाथ का भी यूज कर सकते हैं, तो सीधे चल सकते हैं, हमें बंदरों की तरह चलने की जरूरत नहीं है। तो हमने पूंछ को धीरे 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 करके वेरिएशन कर करके निकाल दिया, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार में निकाल दिया। अच्छा भैया, ठीक है। वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड देयरबाय हेल्प्स इन इवोल्यूशन। हम हर एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को रख सकते हैं, उसके लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मान के चलो कि सडनली क्या हो जाए अभी, कि सडनली अर्थ पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, है ना, बर्फ पड़ने लगे, पूरी अर्थ पे बहुत ठंड हो जाए, तो तुम क्या देखोगे कि धीरे धीरे हम स्टार्टिंग में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी इवॉल्व करेगी। रिप्रोडक्शन जब होगा, जो नई स्पीसीज आएंगी उनमें धीरे धीरे फर आने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा बॉडी पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, और हम इवॉल्व कर करके हम जीवन को अपने को क्या कर सकते हैं? स्टेबल बना सकते हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट होता है वेरिएशन का। वेरिएशन इन पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट्स इन वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो क्या इतना समझ में आ गया वेरिएशन क्या होता है, क्यों जरूरत है? तुमने एक बात नोटिस की है, जब वेरिएशन हुआ
मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वेरिएशन होने में, पता है तुम्हें, है ना। अब जब वेरिएशन हुआ तो यार फीमेल में तो बहुत बड़ा चेंज आ गया, वे उनकी पूंछ थी, पूंछ नहीं होती, लेकिन मेल के अंदर, खैर छोड़ो ठीक है, समझ गए होगे तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा आ जाओ, ठीक है, जोक्स अपार्ट, अब आगे देखो। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? आंसर इज नो। वो सिमिलर हो सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज यानी कि आइडेंटिकल नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो ये मैं हूं, मेरे 4 बच्चे हुए, ठीक है ना, मेरे 4 बच्चे हुए, तो जो 4 बच्चे होंगे वो मेरे जैसे ही नहीं दिखेंगे, मेरे से सिमिलर दिख सकते हैं। अच्छा, जो 4 बच्चे हैं वो भी आपस में एक जैसे होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर जुड़वा, मतलब मान लो चारों के चारों एक साथ हो गए, जुड़वा हो गए, तो जब डीएनए कॉपी हुई होगी तो सबके लिए बराबर हुई होगी, तो चांसेस हैं 100% श्योर नहीं है, चांसेस है कि इनकी शक्लें सिमिलर हो जाएं। लेकिन सब अगर अलग अलग बार हुए हैं, मतलब पहले 1 साल में एक बच्चा हुआ, फिर 2 साल बाद दूसरा हुआ, तो 100% उनकी शक्ल अलग अलग ही होगी, कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब चांसेस तो कह सकते हैं कि हैं, लेकिन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% होगा कि वो उनकी शक्ल सेम नहीं होगी। अच्छा, मान लो तुम्हें कहीं पे दिखा के देखा रही 2 लड़कियां हैं, है ना, इन दोनों लड़कियों की शक्ल जो है ऑलमोस्ट सेम सी मिल रही है, तो हो सकता है कि दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, एक ही पापा की हैं, है ना, एक ही पापा मम्मी की हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भैया इसके पापा अलग हैं और इसके पापा अलग हैं। हो सकता है कि यार वेरिएशंस इसके पापा में कुछ ऐसी आई हो, मतलब इसके रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसी आई हो, इसमें कुछ ऐसी आई हो कि दोनों सिमिलर हो गए। तो हो सकता है पापा सेम हैं, वो जाने कौन, मम्मी जाने, है ना, लेकिन हो सकता है कि वो सेम ना हो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी एरर्स की वजह से हो रहा है, जिसका हमें नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अपने अगले टॉपिक की ओर। चलो भाई, तो फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। 2 तरह के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। अब देखो यार, पेपर में लिखने के लिए तुम्हारे पास 4 पॉइंट दोनों के दोनों समझाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन तुम डे टू डे लाइफ से भी समझ सकते हो। मतलब असेक्सुअल का मतलब क्या है, मतलब तुम इसको ऐसे देख के बोल सकते हो। मान लो तुम कहीं से जा रहे हो, तुमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तुमने बोले देख के, हाँ भाई अकेले अकेले, तुम्हें आते थे कहने की, हाँ भाई अकेले अकेले हैं, तो तुम कह सकते हो क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है भाई, ये तो कह सकते हो अकेले अकेले भाई। लेकिन अगर तुम मान लो तुमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए, पहले तो देख मत लेना, तुम्हें जूते पड़ेंगे, ठीक है। मान लो तुमने देख भी लिया, तुम वहां नहीं कह सकते हाँ भाई अकेले अकेले, क्योंकि भाई वहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो भैया यहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में, और असेक्सुअल में होते हैं केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। यहां पे नो जैमेट फॉर्मेशन। अभी जैमेट फॉर्मेशन क्या होती है पहले सेक्सुअल समझ लेते हैं। देखो यहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैमेट फॉर्मेशन अगर इसका मतलब देखो समझना क्या होता है। देखो वैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारी सेल होती है, किसी का कुछ फंक्शन होता है, किसी का कुछ फंक्शन होता है। वो वाली ह्यूमन बॉडी की सेल जो केवल काम आती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल को हम जैमेट कह देते हैं, ठीक है ना। क्या कह देते हैं, जैमेट कह देते हैं। जैसे कि मेल में होती है स्पर्म सेल और फीमेल में होती है एग सेल। तो यहां पे क्या होता है भैया, जैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब मेल और फीमेल दोनों के जैमेट मिलते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पे जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली डिसिमिलर, मतलब कि आइडेंटिकल नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। वो आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होता, आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है। ध्यान से देख लो, मेल स्पर्म ये रहा, फीमेल ओव्यूम ये रहा, एग ये रहा। जब ये दोनों मिले फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहली स्टेज में बनता है जाइकोट। जाइकोट के बाद एक मल्टी सेल्यूलर यहां पे वो आती है, स्टेज आती है, जहां पे बहुत सारा टूट टूट के मल्टी सेल्यूलर चीज बन जाती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। और उसके बाद फाइनली ये ग्रो करके क्या बनाता है भाई, अपना बेबी बनाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्सुअल में, तो भाई यहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, अकेले अकेले, ठीक है, ठीक है। और यहां पे कोई जैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ना कोई यहां पे फर्टिलाइजेशन होता। यहां पे जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली सिमिलर या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। कुछ सेल डिवीजन, मतलब कुछ यहां पे ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब कि तुम कह सकते हो कि यार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 लोगों के जैमेट आपस में मिल रहे हैं, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे तो हमारे पास पेरेंट हाइड्रा है, उसमें एक छोटी सी बड निकली, धीरे धीरे करके सेल क्या हो गई, ग्रो होना शुरू हो गई एक कोने में, धीरे धीरे करके वो बड़ी होती गई, ज्यादा सेल जनरेट होती गई, एक पूरा का पूरा डेवलपिंग बड बन गया। उसके बाद इतना बड़ा हो गया कि इसको यहां पे सेपरेट होना पड़ा, तो एक न्यू बड बन गया। और न्यू बड होने के बाद में पूरा का पूरा हाइड्रा तुम्हारा सेपरेटली 2 बन गए। तो यहां पे तुम्हारा कोई भी जैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और सिंगल पेरेंट लगा, कोई दूसरे के आने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ध्यान दो, 99% चांसेस है पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस करना। सबसे पहले कैसे लिखोगे, द प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक सेल से बने होते हैं उनके लिए क्या है भाई, ये
बहुत ज्यादा कॉमन है। इट इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपलेस्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है भैया, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेपर में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भैया सेक्सुअल में ऐसा होता क्या है कि मतलब वो असेक्सुअल है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत समय लग रहा है ना, और एक बार में आप केवल एक ही कर सकते हो, दो ही कर सकते हो, मतलब यहां पे ना मल्टीपल प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही बार में से स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल वहां पे क्या हो जाते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब रैपिड मोड है मल्टीप्लिकेशन का। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आइदर मिटोटिकली एंड अमिटोटिकली। अब इसका मतलब क्या है यहां पे इसका मतलब ये कि जब सेल डिवीजन होगा ना, तो या तो वो मिटोटिकली होगा या फिर वो अमिटोटिकली होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो, देखो मिटोटिकली का मतलब होता है जहां पे तुम्हारी जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में इक्वली क्या करेगी, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं तुम्हें अभी दोबारा भी बताऊंगा, वैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे कोई एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी एक्स बनेंगे, यहाँ पे भी एक्स बनेंगे, मतलब इक्वल डिवीजन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अमिटोटिकली का मतलब कोई गारंटी नहीं है, वो इक्वली हो भी सकते हैं, क्रोमोसोम छोटा मोटा बड़ा जैसा भी होगा, सेम नंबर होंगे नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है तुम्हारा अमिटोटिकली में। असेक्सुअल में दोनों पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर सेल डिवीजन आर ऑलवेज जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन टू देयर पेरेंट्स। मतलब जब भी आप असेक्सुअल में देखोगे तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनेंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है ना भाई, दो तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कुछ दो मिलके कोई नई चीज तो बना ही नहीं रहे, मतलब एक ही है जिसका कोई पार्ट टूट रहा है। ठीक है, अच्छा, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज अपोजिट सेक्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे स्पर्म, जैसे हमने अभी देखा था ना कि ह्यूमंस में क्या होता है, तुम्हारा मेल सेल और फीमेल सेल आपस में क्या करती है, जुड़ के क्या करती है, फ्यूजन मतलब मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन, और इनके कुछ टाइप्स भी हैं। ठीक है ना, जैसे फ्यूजन के दो टाइप्स हैं, तुम्हारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो टाइप्स हैं। अब ध्यान दो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भाई तुम्हारा फ्यूजन, मतलब 95% चांसेस की पेपर में आएगा। उसके बाद तुम्हारा कौन सा, ये दो ना बहुत इंपॉर्टेंट, 95% चांसेस है। बडिंग के तुम्हारे 95% चांसेस हैं, तो इनको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके सारे के सारे अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्लेन फ्यूजन एंड इट्स टाइप। तो फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेल्स। मतलब समझो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होता है, मेरे पास एक सेल होती है, ठीक है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, ये साइड में उसके क्या है, अपना उसका क्या है, वो है अपना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो होगा ये कि अब ये पता है, देखो मिटोटिकली अमिटोटिकली का जेन्युइनली मतलब पता है क्या, जेन्युइनली मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यार रैंडमली पता यहां पे क्या हुआ, ये बीच से आके टूट गया, चल टूट गया, पूरा का पूरा बीच से आके टूट गया, न्यूक्लियस टूट गया, साइटोप्लाज्म टूट गया, मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की, टूट गया, तो ये है अमिटोटिकली। अब मिटोटिकली का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉपर वहां पे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं भाई, इसमें इतने थे, इसमें इतने जाएंगे, उसकी एक कॉपी बनेगी, तो एक कॉम्प्लेक्स वहां पे डिवीजन होगा। यहां पे सिंपल है, अरे ऐसे काटो अलग करो यार। ठीक है, तो अमिटोटिकली का मतलब समझ गए, यहां पे क्या होता है, अमिटोटिकली होता है, क्योंकि यहां पे कोई वो चक्कर नहीं है कितने क्रोमोसोम्स उसमें से वहां जाएंगे, तो यहां पे बिल्कुल सिंपल होता है सेल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। 92% चांसेस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स वाला। ठीक है, अब देखो इन बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता है, अच्छा, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अंदर का उसका सारा पार्ट होता है लिक्विड वाला, वो भी टूटता है। ठीक है, दस रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। अच्छी अच्छी, ये तब होता है जब फेवरेबल कंडीशंस होती है। मतलब फेवरेबल का मतलब क्या है, देखो मान के चलो कि किसी एक चीज को टूटना है, तो जब वो देखेगा कि यार अब ठीक है, मेरे पास अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा एनवायरमेंट है, जो मेरा दूसरा पार्ट टूटेगा वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो चलो टूट जाते हैं, है ना, अपनी स्पीशीज को बढ़ा लेते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस डिवाइड होता है केवल एक बार इन द ड्यूरिंग दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड द ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनती है। एग्जांपल के तौर पे अमीबा में कौन सा होता है, बाइनरी होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी होता है। अब बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल फ्यूजन इज द साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स, मतलब यहां पे एक साथ वो बहुत सारे सेल्स में टूट जाएगा, न्यूक्लियस में टूट जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, इंडिविजुअल्स बनते हैं। इट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फेसेस अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल का
मतलब है कुछ ऐसा हो गया उससे झेला नहीं जा रहा, कुछ ऐसा हो गया कि अब उससे झेला ही नहीं जा रहा, उससे झेला नहीं जा रहा तो क्या करेगा, बिखर जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं तो वो क्या हो जाएगा भैया, मल्टीपल फिजन करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा कि बहुत सारी न्यूक्लियस बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग वहां पे होती है, एक सिस्ट जिसको हम बोलते हैं, इज फॉर्म्ड अराउंड द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम सिस्ट कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके सारे के सारे टाइप्स के फिजन जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में 3 है मेजर मेजर, कौन कौन से, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, और अपना यूग्लेना। ठीक है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, इनमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बस ये देख लो, अमीबा का जब भी आप देखोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फिजन होगा, ठीक है, बाइनरी फिजन होगा, तो ये होगा इर्रेगुलर। अब यहां पे जो इर्रेगुलर लिखा है, ट्रांसवर्स लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, इनको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, तुमसे पूछा जाएगा कि यहां पे अमीबा में कौन सा हो, तुम बोलोगे इर्रेगुलर। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। देखो, अमीबा का इर्रेगुलर का मतलब है कि इसकी कोई वो नहीं है कि मतलब इसको जो है सीधे टूटना है 2 पार्ट में, इसको ऐसे टूटना है 2 पार्ट में हॉरिजॉन्टली, इसको डायगोनली टूटना, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं से कहीं तक भी टूट सकता है। इसका मन करेगा ऐसे टूटने का, ऐसे टूट जाएगा, इसका मन करेगा ऐसे टूटने का, ऐसे, जहां इसका मन करेगा। इर्रेगुलर है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले इसका जो एक ओरिजिनल अमीबा होता है ना, उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे खिंचना शुरू हो जाता है। खिंचते खिंचते इतना खिंच जाता है कि बीच से न्यूक्लियस टूट जाता है, और फिर न्यूक्लियस टूट जाएगा, 2 सेपरेट न्यूक्लियस हो जाएंगे, दोनों अपने अपने साइटोप्लाज्म को खींचेंगे, और ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, ये भी टूट जाएगा, और फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, बाइनरी फिजन हो जाएगा। बात करें अगर पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसे मान लो एक चप्पल को तुमने बीच से तोड़ दिया, बीच से, देखो ये बीच से टूटता है हमेशा, बीच से टूटने का मतलब है ट्रांसवर्स। और अगर मैं तुमसे बोलूं लंबाई में टूट जाए, देखो ये ऐसे यहां से ऐसे, यहां पे क्या हुआ, बीच बीच में पहले एक गैप आया, ठीक है, ये बीच से टूटा, ऐसे टूटा, तो इसे हम कहते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल। जब लंबाई में टूटे तो लॉन्गिट्यूडनल, जब हॉरिजॉन्टली टूटे तो ट्रांसवर्स, और जब पता ही नहीं चले कहां से टूटे तो क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। ठीक है, तो ये तीनों तुम्हें याद रखने हैं कि भैया पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लेना में लॉन्गिट्यूडनल, और अमीबा में इर्रेगुलर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार में, इर्रेगुलर बाइनरी विजन इन अमीबा। क्या होता है इर्रेगुलर बाइनरी विजन में, अगर मान लो मुझे 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है जी, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, अमीबा सेल डिवाइड्स बाय मिटोसिस। अब ये मिटोसिस क्या होता है, मैंने मियोसिस में क्या बताया था कि जब गैमेट में सेल डिवीजन होता है, जब तुम्हारे सेल की कॉपी बनती है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मदर में 46, में 46 होती है, सबसे पहले इनका मियोसिस होता है। क्या होता है इनका, मियोसिस होता है, और ये हाफ हो जाती है, 23 बन जाती हैं। ठीक है ना, मियोसिस होता है, 23 बन जाती हैं, और वहां से इनके बनते हैं जैमेट्स, और जब वो जैमेट्स फ्यूजन करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46 हो जाती हैं। तो डीएनए का जो सैंपल होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे मिटोसिस का मतलब है कि मान लो तुम्हारी ओरिजिनल पेरेंट सेल में 2n है, तो टूटने के बाद इधर भी 2n हो जाएंगी, इधर भी 2n हो जाएंगी, मतलब यहां पे कांस्टेंट वाला चक्कर नहीं है। मिटोसिस में क्या होता है, अपना जो है इक्वली क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, और कैसे होते हैं, 2n अगर यहां पे, तो यहां पे भी 2n होंगे, यहां पे भी 2n होंगे, इससे कहते हैं अपना मिटोसिस। ठीक है, अच्छा, ये एक यूनिसेल्युलर है ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक सेल का बना हुआ है। ये यूकारियोटिक है, इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है इसका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसका। अच्छा जी, ये जनरली पाया जाता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, क्या कैसे होता है बाइनरी फिजन में, सबसे पहले पेरेंट अमीबा तुम्हें फर्स्ट स्टेज में दिखेगा, फिर एलोंगेशन होगा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस खींचेगा, फिर डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस का, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म टूट के 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। 4th स्टेज में ये होता है तुम्हारा क्या भैया, अपना इर्रेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, पेपर में अगर 2 नंबर में आएगा तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन लिशमैनिया। अब ये लिशमैनिया बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट से ध्यान रखना, क्योंकि यहां से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। पहला, ये एक यूनिसेल्युलर है, ये भी ठीक है, ये एक डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ है, मतलब इसके होने से ना आपको एक डिसीज होता है जिसका नाम होता है काला अजर या फिर ब्लैक फीवर, काला बुखार तुमने सुना होगा। ठीक है, सेंट फ्लाई डिसीज कहते हैं इसको, डमडम डिसीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इट इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं फ्लैगेला। ठीक है, इसके कोने पे ना क्या होगा, एक फ्लैगेला होता है, देखो यहां पे। ठीक है, ये वाला इसे फ्लैगेला कहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है इसको मूवमेंट करने में, अच्छा मूवमेंट करने में करता है। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सबसे पहले इसका एक दूसरा फ्लैगेला प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, ये वाला पुराना था, ये वाला पुराना था, धीरे धीरे एक दूसरा होता है, और धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस भी टूटना शुरू होता है, धीरे धीरे इसके दोनों फ्लैगेला बड़े हो जाते हैं।
ठीक है, और न्यूक्लियस भी टूट जाता है, और फिर फाइनली क्या होगा, बीच से टूट जाएगा। तो ये भी कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब बीच से सीधाई में टूट जाए, है ना, वर्टिकली टूट जाए तो क्या हो जाएगा, लिशमैनिया भी हमारा लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक होता है। ये आपको बात याद रखनी है, कालाजार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन पेपर में कैसा हुआ है अभी तक पीवाईक्यू में, ध्यान दो। नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिसीज कालाजार एंड इट्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एजेंट क्या है भैया, यहां पे जल्दी से बताओ मुझे, लिशमैनिया इज द पॉजिटिव एजेंट है यहां पे। उसके बाद इसका मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, जल्दी से मुझे बताओ, फिजन इज द, बाइनरी फिजन इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका है। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। अभी बताया था ना एग्जांपल ट्रांसवर्स का पैरामीशियम का, वही है, ठीक है। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि बाइनरी हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है, मल्टीपल होता है तुम्हारे अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है ना। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। डिवीजन अकर्स एट राइट एंगल टू द बॉडी, मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब राइट एंगल मतलब बिल्कुल बीच से, यहां से हॉरिजॉन्टली टूट जाएगा और दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाएंगी, और ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामीशियम का ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन, ठीक है। अच्छा भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन कैसे दे रखा है। आफ्टर एग्जामिनिंग अ प्रिपेयर्ड स्लाइड अंडर द हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने तैयार किया, ठीक है। A student concludes that the given slide shows the various stages of binary fission of a unicellular organism. इसने बहुत सारी स्टेजेस दिखाई हैं किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाइनरी फिजन की। अच्छा, राइट द टू ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंक्लूजन मे ड्रॉन। तुम्हें दो ऑब्जर्वेशन बतानी है, इसको देख के यार सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या बताना है यहाँ पे, तुम्हें सिंपल सी बात ये बतानी है कि यार पूरे स्टेज में क्या क्या हो रहा है भाई। एक तो ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्स डिवीजन है, कैसा है, ट्रांसवर्स डिवीजन है। एक ये फेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है, तो दो तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशंस बतानी है, दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ध्यान दो, मल्टीपल फिजन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्या दो डॉटर सेल बनती है, नहीं, बहुत सारी बनती है, रैपिड मोड में बहुत सारी यहां पे क्या बनती है, न्यूक्लियस बनते हैं। तो ध्यान दो, स्प्लिट ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स ईच ऑफ व्हिच ग्रोज इनटू एन एडल्ट कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे टूटेंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मैच्योर होकर एडल्ट बन जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल इसमें प्लाज्मोडियम, ये भी एक यूनिसेल्युलर है, ठीक है ना। मैक्सिमम असेक्सुअल वाला किसमें होता है, यूनिसेलुलर में ही होता है, ठीक है। कॉज डिसीज कॉल्ड मलेरिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मलेरिया का एजेंट है, ठीक है ना। डिसीज एजेंट कौन है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे बोलते हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, इसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम फोल्सीपेरम, ठीक है। अच्छा भैया, अब यहां पे एक पेरेंट सेल है, तुम्हें दिख रही है, इसका एक न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, अंदर ही अंदर इसके एक प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि तुम्हें मल्टीपल फिजन में प्रोटेक्टिव लेयर दिखेगी, इसका नाम होगा सिस्ट। यहां पे ये क्या है भैया, अपनी सिस्ट है। सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, मतलब बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, झेल नहीं पा रहा है कंडीशंस को, तो टूटना शुरू हो जाएगा, टूटेगा टूटेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे, और सिस्ट को, प्रोटेक्टिव लेयर को फटना पड़ जाएगा। और जब ये फटेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे तो अब नए नए क्या बनेंगे, हमारे प्लाज्मोडियम बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आया था, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, भाई ऑब्वियस सी बात है कि इससे मल्टीपल फिजन से। इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल, ऑब्वियस सी बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे बढ़ो, हाउ डू द प्लाज्मोडियम एंड लिशमैनिया रिप्रोड्यूस, तो अभी क्या बताया, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन है और लिशमैनिया में क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, ठीक है, दोनों में असेक्सुअल होता है। राइट वन डिफरेंसेस इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या बताया जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले तो कैसे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो असेक्सुअल लिख दो, इसमें दोनों में कॉमन है, और दोनों में अनकॉमन क्या है कि एक में मल्टीपल फिजन होता है और एक में बाइनरी फिजन होता है। इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें इस तरीके से लिख के आने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, जिसमें पेरेंटल बॉडी डिवाइड हो जाती है दो या मोर फ्रेगमेंट्स में, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, मैच्योर होने पे वो डिफरेंट पीसेस में टूट जाती है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि असेक्सुअल हमेशा यूनिसेलुलर में होगा, मोस्टली होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सीन इन फिलामेंटस एल्गी कॉल्ड स्पाइरोगायरा, एक एल्गी होती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंटस, उसे हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। अब देखो ध्यान से होता क्या है, ये होता है तुम्हारा स्पाइरोगायरा, तुम्हें पानी में ऐसे मिलता है, इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा। तो क्या होता है, इसके जो ईच सेगमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके इस डिवीजन को बोलते हैं सेप्टा, क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाता है ना, तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और इससे बनती है इसकी डॉटर सेल, क्या बनती है, डॉटर सेल बनती है। पेपर में कैसे आएगा, नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशंस, इज दिस मेथड असेक्सुअल और सेक्सुअल, भैया असेक्सुअल है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है।
और यहां पे तुम्हें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, नेम द मेथड, मेथड तुम्हें बताना है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगेरा में, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच्योर स्पाइरोगेरा फिलामेंट अटेन्स कंसीडरेबल लेंथ, जब कंसीडरेबल लेंथ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। तो तुम्हें ये वाला ऐसे ऊपर उठा के पॉइंट लिख देना है, तुम्हारे पूरे के पूरे मार्क्स यहां में मिल जाएंगे। और आई होप कि तुम्हें बिल्कुल भी ये बहुत टफ नहीं लग रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इजी। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सेक्सुअल में तो मजा नहीं आता, हमें तो भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो सब मजा आता है क्योंकि हमसे रिलेटेड होता है वो, लेकिन प्लांट्स में तो हमसे रिलेटेड नहीं होता, इन असेक्सुअल वाले में हमसे क्या रिलेशन है, तो हमें कैसे मजा आएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें, तुम्हें बस एक बार बैठ के रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है, आराम से हो जाएगी। क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करने में, साथ साथ क्वेश्चन ऊपर देखते रहो, नीचे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कितना ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बडिंग, जिसके 90% मैं बोलूंगा 90 to 95% चांसेस है पेपर में आने के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ, आउटग्रोथ का मतलब समझते हो क्या होता है, आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ का ऐसे मतलब समझ लो कि मान के चलो तुमने बचपन में कोई भी वो देखा होगा, कार्टून वार्टून देखा होगा, है ना, पॉकीमोन देखा होगा, जितने भी तुमने कार्टून देखे हैं, टॉम एंड जेरी में तुमने बहुत बार देखा होगा। टॉम एंड जेरी में क्या होता था, जब टॉम को कभी लगती थी चोट, है ना, जब मान लो उसने जेरी ने उसको कुछ मार दिया, चूहे ने उसको कुछ मार दिया, जब टॉम को चोट लगती थी ना, तो उसके मुंह में उसके सिर पे गुल्ला हो जाता था, गुल्ला कहते हैं उसको, गुल्ला, है ना, बहुत बड़ा गुल्ला हो जाता था, उसको एकदम बाहर निकल के टैप उसका आ जाता था, मतलब उसका सिर ये है और उसके सिर पे गुल्ला हो जाता था ऐसे करके, है ना, लाल लाल, यहाँ पे लाल लाल होता रहता था, है ना। तो इसे कहते हैं आउटग्रोथ होना, मतलब बॉडी कहीं से फूल के बाहर आने की कोशिश करने लगे, इसे कहते हैं आउटग्रोथ होना। तो बडिंग में बड्स हो जाती हैं, आउटग्रोथ हो जाती है, आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इनिशियली व्हिच इनिशियली रिमेन अटैच, जो इनिशियली रिमेन अटैच रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सेपरेट हो जाती है और ग्रो करती है एक न्यू इंडिविजुअल में, इसे कहते हैं हम लोग बडिंग। एग्जांपल, ईस्ट में बडिंग होती है, हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मेरे पास पेरेंट ईस्ट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें बडिंग आएगी, जहां पे बडिंग आएंगे धीरे धीरे न्यूक्लियस वहां पे एलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। देखो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ एलोंगेट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस एलोंगेट होते होते इस बड में आके भी बैठ जाएगा, दोनों का डिवीजन हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, बड हो गई न्यूक्लियस के, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है। अब धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और होते होते यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा डॉटर ईस्ट बन जाएंगी, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स आर फॉर्म्ड, पेरेंट ईस्ट नीचे रह गई, और ये सारी की सारी डिवाइड हो जाएंगी, इसे कहते हैं बडिंग, ठीक है। बडिंग में एक और एग्जांपल है तुम्हारा हाइड्रा का। हाइड्रा क्या है, ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स व्हिच हेल्प्स इन बडिंग, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेटिव सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल्स जो बार बार रीजनरेट होती हैं, रीजनरेट होती रहती है, रीजनरेट होती रहती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये बडिंग जो अपना हाइड्रा है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, इसको कोई प्लांट मत समझना, दिखता है प्लांट जैसा, लेकिन ये क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है, बहुत छोटा सा पानी में रहता है, ठीक है ना, पानी में रहता है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। इसके अंदर जो सेल होती है ना, वो रीजनरेटिव होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होते होते क्या करती हैं, इकट्ठा होती हैं, जहां पे इकट्ठा होंगी वहां पे फुलाव आ जाएगा, और मतलब एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, आउटग्रोथ हो जाएगी। अच्छा भैया ठीक है, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, टाइनी इंडिविजुअल बन जाएंगी, क्यों, क्योंकि आउटग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। व्हेन फुली मैच्योर, जब वो पूरी मैच्योर हो जाएंगे, उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, सब कुछ ग्रो हो जाएगा उन सेल के अंदर, वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बना लेती हैं। अच्छा भैया, फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट स्टेज में तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ तुम्हें दिखाई दी, ठीक है ना, पेरेंट हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ तुम्हें दिखाई दी, धीरे धीरे ये ग्रो होने लगी, धीरे धीरे ये ग्रो होने लगी। अच्छा जी, धीरे धीरे पूरी की पूरी एक बड बन गई। अच्छा जी, बड बन गई, और जब ये पूरी मैच्योर हो गई तो डिवाइड हो गई और बना दिया इसने एक न्यू हाइड्रा। हाइड्रा तब कहलाएगा जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यहां तक भी ये बड ही कहलाएगी, यहां तक ये आउट डेवलपिंग बड कहलाएगी, यहां पे एक आउटग्रोथ कहलाएगी, ठीक है ना, आउटग्रोथ बड कहलाएगी, ठीक है। पेपर में कैसा आएगा, 2025 में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर डिफरेंट स्टेज को दिखाने के लिए डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम तुम्हें पेपर में बना के आना, तो 2025 में क्वेश्चन आया, इसलिए बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रीजनरेशन पे। किस पे आते हैं, रीजनरेशन पे। इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मिसिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। अच्छा मतलब भैया ये क्या होता है, अच्छा समझाता हूं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जहां पे जो अपनी सेल्स होती है ना, वो क्या होती हैं, बार बार क्या होती हैं, अगर मान लो तुमने इसको बीच से कहीं भी काट दिया तो वो ग्रोथ करती रहती है, बार बार रीजनरेट होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है। एग्जांपल देता हूं, दिस इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच प्रोलिफरेट एंड मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, ठीक है। From this mass of cells, different cells now undergoes changes to make new organism। अच्छा देखो, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो मेरे पास मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, एक प्लेनेरिया है, ठीक है ना, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया पता है ना क्या होता है, जो तुम्हें बारिश में देखते हो तुम लोग, जोक्स होती है, जोक जो चिपक जाती है, ये होती है प्लेनेरिया, ठीक है।
मान लो किसी भी वजह से एक्सीडेंटली तुमने इसके ऊपर पैर रख दिया, ये बेचारा 3 पार्ट में टूट गया, ये इसका हेड अलग हो गया, पेट अलग हो गया, इसकी टेल अलग हो गई, तो होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर होती है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। अब मान लो हमारा हाथ कटा, तो ठीक है, यहां पे सेल, ये वाला पार्ट की सेल इधर हो गई, ये वाले पार्ट की सेल इधर हो गई, अब ये जो पार्ट है ना, इसकी सेल डेड हो जाएंगी, ठीक है ना, जो कटा है मेरा पार्ट, क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे होती है प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, वो सेल धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाती है अपने आप में ही। तो तीनों की अलग अलग सेल जो यहां पे बनी है, ये तीनों की अलग अलग जो सेल है वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। बीच वाले की सेल ऊपर को नीचे को ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, नीचे वाले की ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, और थोड़े दिन बाद ये तीनों की तीनों बन जाएंगी नई जोग, मतलब नई प्लेनेरिया, और इसे कहते हैं हम लोग रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है रीजनरेटिव सेल। अब तुमने ध्यान देखा होगा, तो हमने हाइड्रा में भी तो यही बोला था ना कि यहां पे भी रीजनरेटिव सेल होती हैं। तो ध्यान देना, जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में बडिंग तो होता ही होता है, बडिंग की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बडिंग क्यों हुई, बडिंग से एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना, रीजनरेटिव सेल की वजह से। तो हाइड्रा को ध्यान रखना, कोई पूछे हाइड्रा के कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो 2 आएंगे, कौन कौन से, एक तुम कह सकते हो बडिंग, ठीक है ना, बड की वजह से, और दूसरा तुम कह सकते हो रीजनरेशन की वजह से, क्योंकि रीजनरेटिव सेल होती है यहां पे भी। तो रीजनरेशन भी 2 चीजें होती हैं, 2 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, इसमें हाइड्रा में 2025 में या फिर कुछ साल पहले ये पूछ लिया गया था कि कितने मोड होते हैं उसमें हाइड्रा में, ठीक है। चलो, तो रीजनरेशन समझ में आ गया, प्रोलिफरेशन होता है, नई स्पीसीज बन जाती है। एनिमल्स लाइक हाइड्रा, इसलिए एग्जांपल दिया हुआ है, प्लेनेरिया कैन रीजनरेट इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल सेगमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। नेम द मेथड बाय व्हिच हाइड्रा रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल। सबसे पहले असेक्सुअल है, और 2 मेथड हैं, रीजनरेशन भी है और बडिंग भी है, ठीक है। चलिए पेपर में देखो कैसे आया था, नेम द प्रोसेस शोन बिलो एंड डिफाइन इट। बेटा प्लेनेरिया, सॉरी आपको बताना है रीजनरेशन बताना है, और डिफाइन कैसे करना है ये आपका सारी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अच्छा जी, नेम द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिबिट दिस प्रोसेस। इन सेल को क्या कहते हैं, रीजनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेटिव सेल कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मेनी पीसेस। आपको डायग्राम बनाना है और आपको ये सारी बातें यहां पे लिखनी है। तो क्वेश्चन साथ के साथ लिख के दे दी, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि भाई पेपर में अपने को लिख के कैसे आना है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, व्हेन योर आकाश भैया इज हियर, तुम्हें काहे को डरने का है, फियर। अरे भाई क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ध्यान रखना, रीजनरेशन किस किस में और होता है, स्टारफिश में भी होता है और लिजार्ड्स के अंदर भी रीजनरेशन होता है। ये भी दोनों उनके एग्जांपल हैं, बेस्ट एग्जांपल हैं। यहां पे अगर तुम्हारी कोई स्टारफिश कट जाती है तो फिर से ग्रो कर जाती है, और उसकी टेल अगर किसी भी लिजार्ड की टूट जाती है वो फिर से बन जाती है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड तुमसे पेपर में प्रीवियसली पूछे गए हैं, और सारे के सारों के आंसर तुम्हें इन्हीं स्लाइड्स में मिलेंगे। ये सारे के सारे आंसर तुम यहीं पे लगाओगे, बस क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है और इस स्लाइड से क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा, एक्सप्लेन स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब देखो, राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है, मल्टीसेलुलर फंगाई है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो स्पोर फॉर्मेशन या फिर ब्रेड मोल्ड का मतलब यहां पे क्या है, एक ऐसा फंगस, राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड या फिर एक मल्टीसेलुलर फंगाई है। ये एक ऐसा पार्ट है जो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है क्या करता है, रीग्रो करता है। राइजोपस का एक एग्जांपल है, स्पोर फॉर्मेशन यहां पे मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो राइजोपस क्या है, उस फंगाई का नाम है, और स्पोर फॉर्मेशन इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अच्छा, हियर लिविंग सेल्स और स्पोर्स, इसको हम कहते हैं, हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड कुड गिव राइज टू अ न्यू कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो पता है क्या होता यह है कि जो हमारे स्पोर्स होते हैं ना, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कहीं पे भी जाके क्या कर देते हैं, इनके अंदर जर्मिनेट करने की एबिलिटी होती है, नई कॉलोनी को ग्रो करने की एबिलिटी होती है। ये जो स्पोर्स होती हैं कवर्ड होती हैं थिक वॉल से दैट प्रोटेक्ट देम, ठीक है ना। इनको थिक वॉल से कवर्ड होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्टेड रहती हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो दीज स्पोर्स कम इन कांटेक्ट विद सम मॉइस्ट सरफेस। तो ये मॉइस्ट, इनको मॉइस्ट मतलब पानी की बहुत जरूरत होती है, और ये क्या कर जाती है, सोइल की जरूरत होती है, और ये जर्मिनेट का मतलब है ग्रो करना शुरू कर जाती है, ठीक है। ये तुम्हें एग्जांपल दिख रहा होगा, ब्रेड पे क्या होता है, ब्रेड पे जब तुम्हें पता है ना, बहुत दिन तक हम इसको रख देते हैं ब्रेड को, तो कहीं ना कहीं से कोई स्पोर आके बैठ जाता है, और जब वो स्पोर आके बैठता है उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको मिट्टी मिलती है, थोड़ी सी धूल मिलती है, तो वो यहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है, और ग्रो होते होते क्या बन जाता है भाई, तुम्हारा राइजोपस। क्योंकि राइजोपस ही को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो जो ब्रेड पे मोल्ड तुम्हारा प्रोड्यूस होता है उसी को राइजोपस कहते हैं, और राइजोपस कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पोर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफा डेवलप्स ऑन द मॉइस्ट ब्रेड इफ केप्ट ओपन फॉर फ्यू डेज। देखो सबसे पहले जब ये हमारा जो ब्रेड पे आके बैठेगा ना, इसकी ग्रोथ होती है नीचे से, तो सबसे पहले हाइफा बनना शुरू होगा, और हाइफा के बाद ये धीरे धीरे ऊपर को ग्रो करना शुरू कर जाएगा, लेकिन होना चाहिए तुम्हारा मॉइस्ट ब्रेड, और बहुत समय लगता है इसको, ठीक है। दिस इज बिकॉज स्पोर्स फ्रॉम राइजोपस प्रेजेंट इन द एयर सेटल डाउन
ऑन ब्रेड, वो सेटल डाउन होते हैं ब्रेड पे और जर्मिनेट करते हैं न्यू राइजोपस कॉलोनी बनाने के लिए। अच्छा, ड्राई स्लाइस, ध्यान दो ये पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोपस। तो ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे ये कभी हो नहीं पाएगा, आपको मॉइस्चर की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है, खुले में रखना पड़ेगा आपको। अब इसकी 3 बेनिफिट है स्पोर फॉर्मेशन के। पहला बेनिफिट, ये थिक वॉल से कवर्ड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से। अच्छे जी, ठीक बात है। लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत जल्दी से मरता नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पोर कहीं पे है तो बहुत जल्दी से नष्ट हो जाएंगे, नहीं, तो ये बहुत दिन तक इंतजार करते हैं, बहुत दिन तक फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार करते हैं, क्योंकि खुद तो मरेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो प्रोटेक्ट कर दिया थिक वॉल ने, और जब इनको मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट कर देंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी फॉर्म्ड एट अ सिंगल टाइम, एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे स्पोर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्स जाएंगे, कहीं कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, और बहुत सारी राइजोपस कॉलोनी बनती है। तो लार्ज नंबर में क्या होता है, इंडिविजुअल्स बनते हैं, राउंड होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसलिए उड़ के आसानी से कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं। अच्छा, स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। मान लो कहीं पे भी, मान के चलो तुम ऐसे मान लो कि एक ब्रेड रखा है ना, तो बहुत सारे स्पोर यहां पे उड़ के आए, तो इतने लाइट वेट है कि कहीं पे अगर भीड़ लग गई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है जर्मिनेशन के लिए, तो वो वहां से उड़ के कहीं और भाग जाएंगे, कंपटीशन नहीं करते आपस में, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसका स्ट्रक्चर देख लो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे नीचे कौन होता है, हाइफा होता है। हाइफा के बजाय डंडी तुम्हें दिख रही है, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसके जो टॉप पे तुम देखोगे ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, या फिर इसको बोल्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ब भी बोलते हैं। और इस बोल्ब के अंदर होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं इसके अंदर, स्पोर्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, या फिर नेम द फॉलोइंग, नाम बताओ इनके क्या क्या। थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राइजोपस, थ्रेड लाइक, नीचे वाला हाइफा बता दो कौन है, हाइफा। थ्रेड लाइक कौन है नीचे, हाइफा बता दो, बता दिया भैया। उसके बाद ब्लोब्स दैट डेवलप एट द टॉप, बेटा ब्लोब्स को क्या नाम दिया है, स्पोरेंजियम नाम दिया है, ये नाम बता दिया। एक्सप्लेन हाउ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट इज द फंक्शन, किसका फंक्शन है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, किसका फंक्शन, एक सेकंड रुक जाओ। फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हमसे पूछा एक्सप्लेन दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट, हाउ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट इज द फंक्शन। देखो सबसे पहले ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहां पे होती है भाई थिक वॉल्स। क्या होती है, थिक वॉल्स होती है, इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लॉब्स, ब्लॉब से कौन निकलता है भाई, स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्स का फंक्शन क्या होता है, स्पोर्स का फंक्शन होता है ट्रांसफर करना। ये एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के जाते हैं, क्या होते हैं, उड़ के जाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, इनका फंक्शन है। तो यही थ्योरी में से तुम्हें सारे एग्जांपल्स आंसर्स को लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फाइनली बात करते हैं अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। 92% चांस है कि पेपर में आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पे नया प्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। अच्छा, अब देखो होता क्या है, इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स एंड स्टेम डेवलप हो जाते हैं एक नए प्लांट में। अब देखो ध्यान से, जैसे कि स्वीट पोटैटो गवावा की बात करूंगा, तो यहां पे इन प्लांट्स के ऊपर कुछ रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी और एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब रूट्स बनने की हेल्प से क्या हो जाएगा कि नया प्लांट बन जाएगा। बात करते हैं लीव्स की। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ब्रियोफाइलम की, तो ब्रियोफाइलम के लीव्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे बड्स बन जाएंगे जो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लीव की हेल्प से ब्रियोफाइलम में एक नया प्लांट बन जाता है। बात करूं मैं पोटैटो में, अनियन में, लेमन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग प्लांट से क्या हो जाएगा, स्टेम्स बननी शुरू हो जाएंगी, और जिसकी वजह से एक नया पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहां से, तो वो पूछेंगे नेम द पार्ट ऑफ ब्रियोफाइलम वेयर द बड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ब्रियोफाइलम में अगर प्रोपेगेशन करवाना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाना है, तो बताओ कौन सा पार्ट होता है जहां से बड्स निकलती है, तो भैया वो होती है लीव्स से। तो ध्यान रखना यहां पे लीव्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई पूछे स्वीट पोटैटो में क्या होता है, यहां पे तो यहां पे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, और यहां पे तुम्हारी स्टेम से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। दैट्स इट, ये तुम्हें यहां पे ध्यान रखना है। अब तुमसे आगे क्या पूछेंगे, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब जहां पे नेचुरली कुछ नहीं हो रहा, तुम अलग से कर रहे हो। मान लो तुम्हें एक नया प्लांट बनाना है, एक नई स्पीशीज बनानी है प्लांट की, तुमने क्या किया, एक स्टेम जो है दूसरे प्लांट के लिए, एक दूसरे के लिए, दोनों को आपस में जोड़ दिया, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाया और एक नया प्लांट बना दिया। इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ध्यान रखना, सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बस नाम याद रखना कि 4 नाम होते हैं आर्टिफिशियल वाले केस में, ठीक है। एक होता है अपना कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में तुम क्या करते हो, एक एग्जिस्टिंग प्लांट का छोटा सा पार्ट काटोगे, उसको पानी में रखोगे, उसको न्यूट्रिएंट्स दोगे, और भैया वो नया प्लांट बन जाएगा। तुमने एग्जांपल, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, तुम्हारे घर में मम्मी क्या करती हैं, पड़ोस वाली आंटी के घर में जाती है, चोरी से जाती हैं, और वहां से एक मनी प्लांट का
छोटा सा पार्ट काट के ले आती हैं, घर में लगा देती हैं और पता है क्या कहती हैं, अब देख अब क्या होगा, अब तो बहुत पैसा आएंगे हमारे घर में। और ऐसा पता है उन्हें लगता भी ऐसा, मतलब उनका माइंडसेट एकदम सेट हो जाता है। होता क्या यहाँ पे, मान लो तुम्हारे घर में अभी हर महीने मान लो 50,000 आते हैं, सपोज मान लेते हैं, उस महीने गलती से तुम्हारे किसी भी अलग वजह से 55 हो गए हो, तो मम्मी बोलेंगे जो 5,000 एक्स्ट्रा हुए ना भाई साहब, मनी प्लांट का चमत्कार हो गया है भाई साहब। और ऐसे करके क्या करती हैं, वो कहती हैं कि भाई मनी प्लांट तो भाई पैसे देता है, पैसे देता है। और जब मनी प्लांट कभी खराब हो जाता है ना, बड़ी घबरा जाती हैं, और यार हमारा तो नुकसान होने वाला है। होता है ऐसा नहीं होता। तो वो मनी प्लांट जो होता है भैया, वो कटिंग का ही एक एग्जांपल होता है, वो एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही क्या होता है, एक एग्जांपल होता है। ठीक है, अगला एक केस होता है हमारा लेयरिंग का। लेयरिंग में क्या होता है भाई, हमारा एक प्लांट है, नीचे झुक गया, जमीन से मिला, रूट्स बन गई, और ये हो गया तुम्हारा लेयरिंग हो गई। अच्छा, अगला एक एग्जांपल है टिश्यू कल्चर का। ये खासकर लैब में हम यूज करते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। यहां पे हम क्या करते हैं, एक प्लांट का बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, एक्साइज्ड पीस ऑफ लीफ, बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको एक छोटी सी उसमें रख लेंगे, और यहां पे पानी वानी दे देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, धीरे धीरे उसको एक नया प्लांट बनाएंगे छोटा सा, और फिर उससे क्या बना देंगे, हम अपने पूरा का पूरा एक बड़ा प्लांट बना देंगे। तो एक टिश्यू कल्चर होता है, ये लैब में होता है। सारी की सारी तुम्हारे केस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के। मनी और मम्मी से एक बात याद आई, मुझे बताना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था क्या? बचपन में पता तुम्हें क्या होता था? बचपन में खासकर मेरे साथ ऐसा होता था कि यार मैं मम्मी के पास गया कि मम्मी मुझे ना 50 रुपए दे दो, और मेरा ना स्कूल में ना प्रोजेक्ट है, तो मुझे चार्ट वार्ट लेके आने हैं। तो मम्मी कहती थी जा अपने पापा से ले ले। मैं गया पापा के पास, मैं पापा के पास सोचा पापा मम्मी ने बोला 50 रुपए दे दो और ऐसे ऐसे मुझे अपना चार्ट लेके आना है। अच्छा मम्मी ने बोला, हाँ मेरे से तो नहीं बोला, जा पहले अपनी मम्मी से कहलवा, पहले वहां से कहलवा, तब दूंगा मैं पैसे। मम्मी के पास गया, मम्मी यार पापा से कह दो पापा पैसे नहीं दे रहे। मम्मी कहती है अरे बोल तो दिया, जाके ले लेना। मैं पापा के पास गया, पापा कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, जब तक तेरी मम्मी नहीं बोलेंगी मैं कैसे दे दूं, ऐसे तो नहीं दूंगा मैं, जा पहले अपनी मम्मी से कहा। फिर मम्मी के पास गया, मम्मी यार पैसे पापा दे नहीं दे, जल्दी से बोल दो ना। मैं फिर गया पापा के पास, मम्मी कह रही जाके ले लेना। मैं गया पापा के पास, पापा पैसे, तेरी मम्मी नहीं कह रही मैं क्यों दे दूं। भाई मैं पागल हो जाता था। फिर मम्मी डांटती थी, फिर दोनों को क्या कर रहे हो तुम, तब जाके पैसे मिलते थे। लड़कों के साथ तो मैं कह रहा हूं होता ही होगा ऐसा, लड़कियों को मिल जाते होंगे आसानी से, भाई लड़कों को पैसे आसानी से मिलते नहीं है घर में, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब देखो तुम्हारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है 95% चांस है कि तुम्हारे पेपर में आएंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एडवांटेज क्या है, दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिफोर देन दे प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। मतलब सीड से अगर तुम इन प्लांट्स को उगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे जल्दी हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, किससे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। उसके बाद इट मेक्स पॉसिबल द रिप्रोडक्शन ऑफ सच प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, ऑरेंज और बनाना का रिप्रोडक्शन जो है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सेम, सारे सेम होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जैसे। अच्छा जी, सुपीरियर वैरायटी इन लेस टाइम इज ऑब्टेन। सुपीरियर वैरायटी मतलब अच्छी वैरायटी के यहां पे फ्लावर्स और फ्रूट्स बन जाते हैं कम समय में, तो इसलिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स ए गुड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सपर्टीज आपको लगती है, अच्छा साइंटिफिक एक्सपर्टीज आपको लगती है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इफ सम प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड द होल क्रॉप गेट्स अफेक्टेड। अगर इस वाले केस में अगर थोड़ा सा भी कोई भी प्लांट डिफेक्ट हुआ तो आपकी पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो जाती है, ठीक है। पेपर में कैसे आएगा देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। देखो क्वेश्चन आगे आपने कर दिया, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लिस्ट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, 3 एडवांटेज, और फिर से तुम्हारा एडवांटेज तुम्हें बताने के लिए आ गया। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है भाई, अपना ये वाला पूरा का पूरा काम करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहां पे कुछ सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक के जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उससे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सब कुछ तुम्हें इन्हीं नोट्स में मिल जाएगा, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दिए वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई 2023 में, और वे सारे तुम पढ़ोगे ना भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा, रीजनरेशन, और जल्दी बताओ मुझे बडिंग, ठीक है। तो ये सारे वही हैं, बताओ ये प्रोपगेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज बताओ, ये सारा का सारा वही है जो तुम्हें हमने ऑलरेडी कर लिया इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे भी तुम्हारे वही पीवाईक्यू जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बैठ के। अब आ जाओ जरा ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। 80% चांस है कोई इसकी डेफिनेशन तुमसे पूछेगा, लेकिन इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, द मेथड इज कॉमन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक बात है। प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पेरेंट्स इन ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, फिशेस, फ्रॉग्स एटसेट्रा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस, यहां पे मियोसिस होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एट सम स्टेजेस स्पेशली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तब क्या होता है, मियोसिस होता है यहां पे। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिवीजन एग्जिबिट्स वेरिएशन, यहां पे वेरिएशन होती है क्योंकि डीएनए की कॉपी होती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट यहां पे होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, पता है रिप्रोडक्शन तुम्हें कुछ सिखाए ना सिखाए, पर एक बात बहुत अच्छे से सिखाता है, पता है क्या,
अभी पढ़ लो ढंग से, नहीं तो बस रिप्रोडक्शन पढ़ने का ही मौका मिलेगा तुम्हें, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है ना। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमसे पूछा है, उसकी 4 सिग्निफिकेंस बतानी है, तो यही तुम्हें बताना है। 2016 में आया था, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछते, लेकिन इसके अंदर की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक डायग्राम समझते हैं क्या होता है। तुम्हारे पास एक होती है फीमेल, एक होता है मेल, ठीक है ना। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फीमेल के पास होता है 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्यों होते हैं भैया? 46 बताए थे आपने। मैंने बोला था जैमिट फॉर्मेशन जब होता है, ये जैमिट है, एग क्या है? जैमिट है, वो वाले सेल जो हमारे किसमें काम आते हैं? अपने बेबी को बनाने में काम आते हैं। तो यहां पे मियोसिस होने के बाद क्या होते हैं? आधे हो जाते हैं। 23 इसके हो गए, 23 इसके हो गए। जब दोनों का फ्यूजन हुआ 46 हो गए, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बनता है। जब ये क्या होता है, एक सेल का होता है तो जाइगोट होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इनमें सेल डिवीजन होता है, बहुत सारी मल्टी सेलुलर बन जाती हैं, तो इसे एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद तुम्हारा बनता है फोइटस, ठीक है ना। फोइटस बनता है जहां पे तुम्हारे धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, और उसके बाद तुम्हारा मिलता है बेबी। तो ये पूरी स्टेजेस होती हैं तुम्हारे इस पूरे केस में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब देखो फ्लोरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरिंग प्लांट्स तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर फ्लोवर होता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारी यहां पे स्टेम होती है, डाली डाली होती है, ये तुम्हारे रूट्स होते हैं, तुम्हारी स्टेम होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज तुम्हारी होती है किसके अंदर? फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, स्टेमेंस एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर व्हिच कंटेन द जर्म सेल। इसका मतलब क्या है? देखो डायग्राम समझते हैं। अगर तुम किसी भी फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर में तुम्हें ना, इस पूरे फ्लावर में बीच में तुम्हें जो ये वाला पार्ट दिखाई देता है, ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई देता है, इसे बोलते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो तुम्हारे साइड में दिखते हैं, ये वाला जो तुम्हें दिखाई देता है, इसे कहते हैं हम लोग मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल का और फीमेल का। इस फीमेल वाले के पूरे को कहते हैं हम लोग पिस्टल, ठीक है। और मेल वाले के पूरे को कहते हैं स्टमेन। अच्छा ठीक है। अगर मैं बात करूं पिस्टल में, तो जो पिस्टल का टॉप वाला पार्ट होता है, इस वाले को बोलते हैं स्टिग्मा, इस पूरी की पूरी डंडी को बोलते हैं स्टाइल, और नीचे इस गोले वाले को बोलते हैं ओवेरी। अच्छा यहां पे आ जाओ, स्टमेन में जो आपको टॉप पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं एंथर, इस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जो ये हो गए तुम्हारे रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर में तो अदर पार्ट भी होते हैं, जैसे कि ये तुम्हारे जो ये निकले होते हैं ना लाल लाल से, इसे कहते हैं पैटल, और नीचे तुम्हारे हरे हरे से निकले होते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग सेपल। तो यही यहां पे थ्योरी में बात बताई गई है कि यहां पे जर्म सेल्स कहां पे होती है? स्टमेन्स में और पिस्टल में। जर्म सेल्स वो जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है जैसे कि पपाया और वाटरमेलन में, या फिर वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। देखो इस वाले फ्लावर की अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने तुम्हें दोनों की चीज एक ही फ्लावर में दिखा दी, स्टेमन फीमेल वाला पार्ट भी, मेल वाला पार्ट भी, मतलब ये बाइसेक्सुअल का एग्जांपल था, ठीक है ना। तो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, या फिर वो कैसे हो सकते हैं भाई? वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल कहां पे होता है? हिबिस्कस में होता है और मस्टर्ड में होता है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ो। स्टेमन मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। अब भैया पोलन ग्रेन्स क्या? देखो ये जो तुम्हें एंथर दिख रहा है ना, यहाँ पे एंथर के ऊपर बहुत छोटे छोटे से डॉट डॉट से बैठे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अच्छा ये होता है तुम्हारा क्या जी? मेल की जर्म सेल। जर्म सेल मतलब जैमेट, यानी कि जो है क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रिप्रोडक्शन के लिए पॉसिबल है मेल के लिए, मेल की वजह से, मतलब मेल के पार्ट में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक बात है। पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। सोलन बॉटम होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, मिडिल में एलोंगेटेड एक डंडी होती है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और जो टर्मिनल होता है, जो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या होता है? चिपचिपा होता है। तो होता यह है, मैं अगर तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो यहां से पोलन ग्रेन उड़ के जाते हैं, और वो किसके ऊपर चिपक जाते हैं? चिपचिपे स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब ये यहां पे चिपकते हैं तो जाके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट होने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मली फ्लावर ऐसा होता है, इसकी डाली होती है, ठीक है। अब डाली से एक बात याद आ गई है ना, सुनोगे क्या? सुनोगे क्या? डाली से एक बात याद आ गई। डाली पे डाली, डाली पे डाली, मैंने जिस डाली पे नजर डाली वही माली ने काट डाली। ओह माय गॉड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो तो अगर मैं विस्तार में बताऊं तुम्हें, विस्तार में मतलब खोल के तुम्हें बताऊं, तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टमेन कहते हैं, ठीक है, या फिर एंड्रोमीशियम भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ तुम्हें दिखाई देता है। यहां पे नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, और टॉप वाले पार्ट को एंथर कहते हैं, और एंथर के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही फीमेल वाले को पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, ठीक है, गाइनोशिम भी कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये तुम्हारा होता ही है। इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखो। ये सेंटर में तुम्हारी होती है ओवेरी, ठीक है। ओवेरी के अंदर होते हैं तुम्हारे छोटे छोटे, यहां पे इस तरीके से क्या होते हैं तुम्हारे? ये होते हैं तुम्हारे, इन्हें कहते हैं ओव्यूम,
ठीक है ना। ओव्यूम वो साइट होती है जहां पे एक्चुअली में अपने पोलन ग्रेन्स को जब वो उड़ के आते तो आना होता है। और ओव्यूम के अंदर इसकी क्या होती है भाई, जर्म सेल्स, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वो होते हैं यहां पे एग सेल्स, ठीक है ना, एग सेल्स होती हैं यहां पे, ठीक है। तो ध्यान दो, ओवेरी ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूम होते हैं, और ओव्यूम के अंदर तुम्हारी होती है एग सेल्स, ठीक है। पूरा समझाऊंगा, ध्यान से देखना। इस पूरे डंडी को कहते हैं स्टाइल, इस ऊपर स्टिकी वाले पार्ट को यहां पे पोलन ग्रेन चिपकते हैं उसको कहते हैं स्टिग्मा, और ये वाला पार्ट तुम्हारा एंथर है, ठीक है। आगे बढ़े, एंथर को बताने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम बात कर रहे हैं भी फीमेल की, तो इसको बताओ मत, ठीक है ना, इसको बताओ मत, हम अभी बात कर रहे हैं केवल सेंटर वाले की, ठीक है। अब देखो आगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लावर, पहले फ्लावर्स के टाइप्स देख लेते हैं, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब देखो ध्यान से, फ्लावर्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, फिर यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, देखो यहां पे अपना फीमेल वाला ये रहा और मेल वाला ये रहा अपना, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर कंटेन्स एंथर्स और ओवरी दोनों को करता है। एग्जांपल है हिबिस्कस और तुम्हारा रोज, पी, मस्टर्ड, टोमेटो, ब्रांजिल, मैंगो, ये सारे कैसे तुम्हारे बाइसेक्सुअल हैं। वही बात करूं मैं यूनिसेक्सुअल की, तो यहां पे कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल इन सेपरेट फ्लावर्स, भाई सेपरेट लिखा हुआ है यहां पे, बोथ का मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें बोथ हैं, तो इसमें सेपरेट फ्लावर्स में होते हैं। मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, इसमें हम कहते हैं इसमें स्टैमेन होता है, इसको हम कहते हैं स्टैमिनेट, और इसमें खाली पिस्टल होता है तो उसको बोलते हैं पिस्टलेट। फीमेल वाले को एग्जांपल पपाया, कोकोनट, ककंबर, ये सारे एग्जांपल होते हैं। तो देखो तुम्हारा फीमेल वाला पार्ट अलग है और तुम्हारा मेल वाला पार्ट यहां पे अलग है, तो ये तुम्हारे यूनिसेक्सुअल है, ये तुम्हारे बाइसेक्सुअल है। एग्जांपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिससे हमारा अपने किसी भी फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है। 95% चांसेस पेपर में आने के, मतलब बहुत हाई चांसेस है। ध्यान से देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो, मान लो एक हमारे पास एक बाइसेक्सुअल वाला केस है, हमारे पास कौन सा बाइसेक्सुअल वाला केस है हमारे पास। अब इस बाइसेक्सुअल वाले केस में अगर इसी के एंथर से पोलन ग्रेन उड़े और इसी के स्टिग्मा पे बैठ जाएं तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना, और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम ही प्लांट का हो, अनदर फ्लावर मतलब एक ही प्लांट का, ध्यान दो, एक ही फ्लावर या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब क्रॉस कब कहलाता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, काइंड सेम होना चाहिए लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट प्लांट के होने चाहिए। तो यहां पे क्या होता है तुम्हारा क्रॉस पोलिनेशन में, ये तुम्हारा एक प्लांट यहां पे एक बहुत दूर बैठा हुआ है, अच्छा यहां से पोलन ग्रेन को उड़ के उसके स्टिग्मा पे जाना होता है। और ध्यान रखना इसके लिए, क्योंकि भाई एक अगर प्लांट होगा तो यहां से यहां तक जाने में हवा से ही चला जाएगा, लेकिन इतनी दूर हवा से नहीं जा सकता। तो यहां पे हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉलिनेटर चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी मधुमक्खी हो सकती है जो पहले यहां पे आके बैठेगी तो इसके पैर पे चिपक जाएंगे पोलन, ये कभी उस पे जाके बैठेगी इस वाले फ्लावर पे, इसके स्टिग्मा पे, और पोलन को यहां पे छोड़ देगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के डिफरेंस की, तो 98% आंसर के पेपर में आ सकता है, ध्यान देख लो। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट होना चाहिए, ध्यान रखना। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट प्लांट होना चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, यहां पे एक्सटर्नल एजेंसी की काम नहीं चलती, बस हवा से काम चल जाता है। यहां पे एक एक्सटर्नल एजेंट यहां पे चाहिएगा, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। अब ध्यान दो भैया, हवा तो यहां पे भी चल रही थी, देखो यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे आपको विंड चाहिए, मतलब तेज हवाई चीज से कि पोलन ग्रेन्स उड़ के जाए। यहां पे आपको बहुत ही नॉर्मल सा उनके बीच में कुछ भी हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत पास है तो तब भी हो जाएगा। तो यहां पे विंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विंड बात कर रहे हैं, तेज हवाओं की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। वाटर, इंसेक्ट, इनकी जरूरत पड़ती है। बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट द सेम टाइम, इसमें क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो दोनों एक टाइम पे ही मैच्योर होते हैं। यहां पे एंथर एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, वहां पे डिफरेंट टाइम में होते हैं। इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर्स इज क्लोज, अगर फ्लावर क्लोज है तब भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट की बात चल रही है, एक ही फ्लावर की बात चल रही है, इसमें फ्लावर को ओपन होना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कोई भी वेरिएशंस नहीं आती, यहां पे वेरिएशंस आती हैं, केवल इतनी सी बातों में याद रखनी है दोनों के डिफरेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन है जो यहां तक तुमसे पेपर में आज तक पूछे गए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, 5 मार्क्स में 2025 में ही पूछा था। एबीसी का तुम्हें नाम बताना है। ए क्या है तुम्हारा? ए तुम्हारा स्टिग्मा, जहां पे आके चिपकते हैं तुम्हारे, क्या चिपकते हैं जल्दी से मुझे बताओ, ये तुम्हारे चिपकते हैं कौन, पोलन ग्रेन्स। बी क्या है तुम्हारा? ये स्टाइल, देखो बाहर वाला जो पार्ट है वो स्टाइल है, अंदर जो ट्यूब जा रही है इसे कहते हैं पोलन ग्रेन। अभी मैं बताऊंगा पोलन ट्यूब कहते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको। और सेंटर में तुम्हारे यहां पे ये क्या है, ये तुम्हारे एग सेल्स हैं, मैंने बताया था ना, ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूम, और ओव्यूम के अंदर जो छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं एग सेल। तो ये तुम्हारे क्या है भाई,
एग सेल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, तुमसे डायग्राम बनवाया जा सकता है, तो तुम्हें यहां पे ध्यान होना चाहिए सारी चीजें। टर्म तुम्हें पॉलिनेशन का टर्म पूछा जा सकती है, भाई इसको डिफाइन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो सेल्फ में और क्रॉस में। 2020 में आया था, 21 में आया था और 25 में तो आया ही आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार जान लेते हैं कि होता एक्चुअली में होता इंटरनली क्या होता है हमारे किसमें, पॉलिनेशन में। तो ध्यान से देखना क्या होता है। हम समझते हैं इसको पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन की हेल्प से 99% आंसर के पेपर में आएगा। ध्यान से देख लो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर द मेल गैमेट फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल टू फॉर्म जाइकोट, जो बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। अच्छा, this fusion of the germ cell or fertilization gives us the zygote which is capable of growing into a new plant। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो, अब शुरुआत से देखो होता क्या होता, यह है कि मान के चलो तुम्हारा ये फीमेल पार्ट है, तो पोलन ग्रेन को उड़ के यहां पे आना है, तो पोलन ग्रेन उड़ के यहां तक आया। अब इसको पोलन ग्रेन को अंदर पहुंचना है, कहां पे, एग सेल के पास में। एग सेल नहीं हिलता, पोलन ग्रेन को जाना है। अब वो जाए कैसे, तो पोलन ग्रेन क्या करता है, अपने ही स्ट्रक्चर से एक ट्यूब बना लेता है जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। दिख रहा है यहाँ पे पोलन ट्यूब, अपने स्ट्रक्चर की क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है और धीरे धीरे उसमें सरक के नीचे देखो यहां पे जा रहा है थोड़ा छोटा सा, और नीचे नीचे जाता रहता है और फिर जाके वहां पे क्या करता है, फ्यूजन करता है। किससे, मेल गैमेट मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब। ये तुम्हारी बीच में पोलन ट्यूब है, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं स्टेल, लेकिन अंदर जिससे हमारा पोलन ग्रेन नीचे आता है उसको कहते हैं हम लोग पोलन ट्यूब। और तब जाके वहां पे क्या होता है तुम्हारा, ओव्यूल में जाके क्या होता है तुम्हारा, अपना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, द ओवेरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट। तो जो ओवेरी पार्ट है, ओवेरी वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बन जाता है तुम्हारा फ्रूट वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, फ्रूट वाला पार्ट बन जाएगा विद सीड्स इनसाइड इट। इसके अंदर सीड्स होंगे। अच्छा, सीड्स कैसे बने हैं, एग सेल ने और जो पोलन ग्रेन ने आपस में वो किया है, अपना फर्टिलाइजेशन किया, तो उससे बना है सीड, और पूरा का पूरा कहलाएगा तुम्हारा फ्रूट, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स, पेटल्स, जो अलग पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, ये तुम्हारे होते हैं ना, तुम्हारा फूल के जो फूल पत्ती चीजें होती हैं, ये वाला, ये हरा वाला, ये सारी तुम्हारी क्या होती हैं, झड़ के नीचे गिर जाते हैं क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं होता। ये क्या हो जाती हैं, ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, देन जाइकोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, और तब जाके तुम्हारा नया फ्रूट बनता है। तो अब तुम एक बात समझो, जैसे हमारे ह्यूमंस में पता है क्या होता है, ह्यूमंस में ये होता है कि स्पर्म लेके मेल को जाना होता है फीमेल के पास में, और फीमेल की जो साइट होती है उसको हम कहते हैं, कहां पे कहते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, फेलोपियन ट्यूब, या फिर तुम्हारा जो यूट्रस होती है, वहां पे जाके तुम्हारा बेबी प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही फ्लावर्स में होता है कि पोलन ग्रेन जाता है और वो जाता है उस वाली साइट पे जहां पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स बैठी होती है, यानी कि तुम्हारे एग सेल्स, और इसी साइट पे जाके पूरा का पूरा फ्रूट तुम्हारा बनता है। मतलब दोनों केस में, चाहे तुम प्लांट की बात कर लो, चाहे तुम ह्यूमंस की बात कर लो, फीमेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सारा का सारा मेन काम करती है, और वहां पे जाके तुम्हारा फ्रूट या फिर बेबी होता है, ठीक है। तो अब से तुम समझ गए होगे कि मतलब फीमेल आर सुपीरियर, एक्चुअली में सुपीरियर, ठीक है, क्योंकि सारा काम मेन तो नहीं करना है, हम तो छोड़ के आते हैं मामला, है ना, हम तो बस वहां पे जाते हैं और अपना कह देते हैं कि भाई हमारा काम हो गया, अब तुम देख लो तुम्हें जो करना है, ठीक है। तो फीमेल्स आर सुपीरियर क्योंकि सारा काम तो वही करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा पेपर में, तो कैसे करोगे वो देख लो, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग सेपल्स की, किसकी, सेपल्स की बात कर रहे हैं। तो सेपल्स क्या होते हैं, ये ग्रीन वाला प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है फ्लावर्स को ड्यूरिंग द बड स्टेज। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जब फ्लावर्स बड़ा होता है ना, धीरे धीरे फ्लावर जब बड़ा होता है तो उसको प्रोटेक्शन, उसको घेरे रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एक ग्रीन वाला पार्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। जब ये खुलता है तो अंदर से फ्लावर निकलता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, तुम्हारे सेपल्स, ठीक है। इसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद पेटल्स, जो तुम्हारे फूल्स निकलते हैं, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड हाफ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। इससे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। मधुमक्खी क्यों आगे बैठती है, क्योंकि उसको फ्रेग्रेंस आती है। और मधुमक्खी को क्यों बुलाना है, क्योंकि मधुमक्खी पोलन ग्रेन को लेकर यहां से वहां पे जाती है, तो इसलिए फ्रेग्रेंस की वजह से हम कोरोला इसको कहते हैं, पेटल्स का यूज कर, मतलब इसका काम होता है। अब ये एंथर क्या होता है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेक गैमेट्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट क्या होता है, वो डंडी होती है। इट इज द स्टिक दैट होल्ड्स द एंथर, जिसके टॉप पे एंथर बैठा होता है। उसके बाद स्टिग्मा क्या होता है, रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन ड्यू टू द स्टिकी नेचर, चिपचिपा होता है स्टिग्मा, उनको रिसीव करती है। स्टाइल क्या करता है, एलोंगेट स्ट्रक्चर कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, पोलन ट्यूब ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल, इसके अंदर से पोलन ट्यूब जाती है, इसका ये काम है। ओवरी का क्या काम है, द स्वॉलन बेस पार्ट ऑफ पिस्टिल कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही है वो जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ओव्यूल का क्या काम है, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट, इसके अंदर ही एक्सेल होते हैं, और यही साइट होता है तुम्हारे किसका, फर्टिलाइजेशन का। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया पूरा का पूरा अपना क्या, अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार पेपर में कैसे आ सकते हैं। 21-22 में पेपर में आया था, आपको मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पेटल्स झड़ जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है, और जाइकोट्स तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद ओव्यूल पे क्या होता है भाई, ओव्यूल से तुम्हारा क्या बनता है जैसे मुझे बताओ, ओव्यूल ही होता है जो सीड बनाता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोबारा देख लो, पेटल्स मैंने क्या बोला, पेटल्स झड़ जाते हैं, ठीक है, ये सब झड़ जाते हैं तुम्हारे। और जी तुम्हारा क्या होता है, जाइकोट डिवाइड होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, ठीक है ना, जाइकोट तुम्हारा एम्ब्रियो बनाने के काम आता है, ज़ैम्बियोट से बन जाता है तुम्हारा एम्ब्रियो, ठीक है ना। और जी तुम्हारा ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड, और फ्रूट के अंदर होता है सीड। सिंपल से देखो, एक बार दोबारा देख लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो। देखो सबसे पहले तुम्हारा यहां पे क्या होता है, यहां से तुम्हारा पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर आएगा, है ना, अंदर आया, यहां पे तुम्हारी ओवरी है। अब ये पूरी की पूरी ओवरी है, इस पूरे का तो बनेगा फ्रूट, लेकिन ओवरी के अंदर है एक तुम्हारा ओव्यूल। अभी जो ओव्यूल है इसके अंदर ही तो सारा काम होगा, कि एग सेल यहां पे है और पोलन ग्रेन भी आके यहीं बैठेगा। अब ये दोनों जब गुचू पुचू करेंगे तब जाके क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। मतलब पहले जाइकोट बनेगा, जाइकोट से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियो से जो बनता है वो तुम्हारा क्या होता है, सीड बनता है। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये पूरा तुम्हारा फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। पेटल्स तुम्हारे झड़ जाते हैं, तुम्हें पेपर में लिख के आना है, ठीक है। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म, मतलब तुम्हारा मेल की बात हो रही है। वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तुमने ये कर दिया, ठीक है। ऐसी तुम यहां पे सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए, इनमें से बताओ कौन तुम्हारा बाइसेक्सुअल है, कौन तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है, तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है, दोनों तुम्हें मैंने बता दिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीड की। 95% चांस है पेपर में इसके सीड आएगा, तो ध्यान से देख लो। ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। मैंने भी बताया ना, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ओवेरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। सही बात है, हाँ भैया सही बात है। अच्छा आगे देखो, अब ये तुम्हारा क्या है, सीड है। अब अगर मैं सीड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ध्यान दो, जो सीड का वो वाला पार्ट है जहां से तुम्हारा बिकम्स द शूट ऑफ द प्लांट, जो ऊपर को चलती है ना, पूरा का पूरा प्लांट का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग प्लमल, ठीक है। अब रेडिकल क्या होता है, बिकम्स द रूट ऑफ द प्लांट। इससे क्या होता है, रूट ऑफ द प्लांट होता है। अगर तुम बुक में देखोगे तो तुम्हें एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा प्लांट का कुछ ऐसा, है ना, एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इससे तुम्हारी शूट्स बनती हैं जो ऊपर को चलता है, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया, और इससे तुम्हें मिलती हैं रूट्स। क्या मिलती हैं तुम्हारी, इससे तुम्हें रूट्स मिलती हैं, तुम्हारा नीचे की तरफ चलता है इस तरीके से। तो एक ऊपर की तरफ और एक तुम्हारा नीचे की तरफ, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो प्लमल कहते हैं ऊपर वाले को, रेडिकल कहते हैं नीचे वाले को। सीड की जो कोट होती है, तुम्हारा सीड कोट है ऊपर, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। उसके बाद तुम्हारा कॉटिलिडोन है यहाँ पे, जो फूड का स्टोरेज करता है फॉर इनिशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है समझ लो, जर्मिनेशन एक नंबर में आ सकता है, जैसे फर्टिलाइजेशन बताया था ऐसे जर्मिनेशन बता दिया। द सीड, अच्छा फर्टिलाइजेशन तो भी आगे भी बताऊंगा। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, ठीक है। अब पेपर में कैसा आएगा, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द फॉलोइंग पार्ट्स इन एन एम्ब्रियो ऑफ अ सीड, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे तुम्हें दिखाने हैं। 2019 में आया था, इस तरीके से तुम्हें पेपर में अपना सारा का सारा काम करना है। चलिए फाइनली आगे बढ़ जाते हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आओ जल्दी से। चलो भाई तो शुरू करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें तुम्हें बहुत मजा आता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ओवर जनरेशन। मतलब जनरेशन को बढ़ाते जाने के लिए भाई तुम लोग क्या करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, उससे कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग तुम्हारे आते रहे, ठीक है। अब ह्यूमंस की अगर बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे करते हैं। सेक्सुअल का मतलब होता है जहां पे एक पेरेंट, मतलब दो पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्लांट के केस में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। एक तुम्हारा एंथर वाला पार्ट होता है, एक तुम्हारा स्टिग्मा वाला पार्ट होता है। ऐसे यहां पे भी दो की जरूरत होती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जब बात करते हैं ह्यूमंस की तो हम करते हैं भाई विविपोरस, मतलब डायरेक्टली हम देते हैं बर्थ टू यंग वंस को, मतलब हम डायरेक्टली बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ना कि अंडे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन स्टार्ट्स आफ्टर पुबर्टी। इंपॉर्टेंट है कि हम जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एज में कर सकते हैं, एक सर्टेन एज के बाद ही हम कर सकते हैं। सर्टेन एज को कहते हैं हम लोग प्यूबर्टी। जब हमें प्यूबर्टी रीच हो जाती है हम तभी बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा अब व्हाई डज बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, ऐसा क्यों है, मतलब पुबर्टी जो आती है वो आती है 11 से 13 साल की एज में। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि यार इसी एज में ऐसा क्या होता है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक बनते हैं। आओ समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉडी। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमंस के केस में एटलीस्ट, तो हमारे पास मेल और फीमेल में क्या होते हैं भैया, यहां पे हमारे पास होने चाहिए एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम कहते हैं स्पर्म सेल, ठीक है।
और यहां पे हमारे पास होने चाहिए एग सेल। अभी जो बनना शुरू होते हैं ना, इन्हें हम जर्म सेल भी कहते हैं, फिर जैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जब ये बनना शुरू होते हैं तो उसकी एक एज होती है, जब ये इनको बनना शुरू होना होता है तो वो कब होती है, एज प्यूबर्टी की एज होती है। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज स्टार्ट्स टू मैच्योर। इस एज में जो तुम्हारी ग्रोथ होनी होती है ना बॉडी की, वो तो स्लो होने लगती है। भाई तुम्हारी हाइट जो एकदम से बढ़ती है बचपन से लेकर, है ना, इस एज तक वो एकदम से बढ़ती है ना। अब वो तो हो जाती है सारी चीजें स्लो, तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ, ये सब ये तो थोड़ी मॉडरेट हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेकिन तुम्हारे रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। और इस वाले एडोलसेंस जब तुम धीरे धीरे अपने इन वाले रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को स्टार्ट करते हो ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, हम इसी स्टेज को कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। अच्छा भैया, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब हमें प्यूबर्टी आती है, तो कौन कौन से चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले देख लो, मेल्स की अगर मैं बात करूं तो 11 से लेकर 14 ईयर की एज के बीच में तुम्हें क्या आती है, प्यूबर्टी की एज आती है। यहां पे अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन अंडर आर्म्स एंड जेनिटल्स, अभी तुम 10th क्लास में मान लो तो तुम अभी होगे एटलीस्ट 14 ईयर्स के, मतलब तुम्हारी प्यूबर्टी की एज आ चुकी है, ठीक है। मतलब अभी तुम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, हालांकि तुम करोगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारी जो मेंटल, जो हम कहते हैं कि भाई मेंटल जो हमारी हेल्थ होती है, फिर जो हमारी एक मैं बोलूंगा कि हम जब मैच्योर होते हैं ना, मैच्योर होते हैं वो हम 18 ईयर्स के बाद मानते हैं, 21 ईयर्स के बाद मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन फिजिकली अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकली मैं बात करूं, तो यहां पे इस एज के बाद रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। अच्छा, पेनिस बिकम्स एनलार्ज एंड स्टार्ट्स टू इरेक्ट। अब पेनिस क्या होती है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। और इरेक्ट होने का मतलब होती है कि जब तुम्हें, अब देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं ना, तो उसमें में क्या करना होता है, हमारे पास मान लो मेरे पास ये फीमेल है, मतलब कोई भी फीमेल है, तो फीमेल का जो एग सेल है भाई वो होता है वजाइना के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मेल का जो स्पर्म सेल है उसको इंजेक्ट कराना होता है फीमेल के अंदर, जिससे कि वो एग सेल से आके क्या कर सके, फ्यूज कर सके। तो अब इस पूरे प्रोसेस के लिए मेरा जो पेनिस है उसको इरेक्ट होने की जरूरत पड़ती है, तो इस एज के बाद ही वो इरेक्शन आ पाता है, इससे पहले वो इरेक्शन आ ही नहीं पाता, ठीक है। अच्छा भैया, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म मतलब तुम्हारा जर्म सेल, तुम्हारे मेल के जैमेट्स। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, तुम्हारे शोल्डर्स थोड़े से बड़े होने लगेंगे, है ना, तुम लोग थोड़े से आदमी टाइप बनना शुरू हो जाओगे। डीपनिंग ऑफ वॉइस, तुम्हारी वॉइस भारी हो जाएगी। तो ये सारे चेंजेस तुम्हारे क्या होते हैं, हमारी प्यूबर्टी एज में लड़कों के अंदर आते हैं। वही बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों में भी अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन अंडर आर्म्स, तुम्हारी बगल में या फिर अंडर आर्म्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं, जेनिटल्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। जेनिटल्स मतलब जहां पे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द निप्पल्स। लड़कियों के केस में जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उनके जो निप्पल्स की साइड वाली स्किन है वो थोड़ी सी ब्लैकन होना, डार्क होना शुरू हो जाती है। मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट, अभी देखेंगे मेंसुरेशन क्या होता है, बताऊंगा। लड़कियों के केस में मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड पेल्विस, पेल्विस वाला पता है कौन सा पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को कहते हैं पेल्विस वाला पार्ट, हिप्स वाला पार्ट, ये वाइड होना शुरू हो जाता है। ये पहचान होती है कि लड़कियों में प्यूबर्टी आ चुकी है, ठीक है। तो मेल्स और फीमेल्स में जो प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं वो आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जैमिट्स क्या होते हैं। मैं बार बार जैमिट्स बोल रहा हूं, 95% आंसर के पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट ध्यान दो। जैमिट्स का मतलब होता है, मेल जैमिट की मैं बात करूंगा तो स्पर्म, ये बात चल रही है कि वो वाले सेल, बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम जैमिट्स कहते हैं। तो यहां पे लड़कों में वो स्पर्म है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं टेस्टिस के अंदर। अच्छा जी, टेस्ट से भी दिखाऊंगा क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये टेस्टिस के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म मोटाइल होता है, मतलब स्पर्म मूव कर सकता है। अच्छा, मिलियंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ वन सीक्रेशन। जब भी एक बार आप स्पर्म को क्या करते हो, इजेक्ट करते हो, तो उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल होती हैं जो वहां पे मोटाइल या फिर मूव करती हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ स्पर्म का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी टेल है, ठीक है ना, और ये हमारा हेड होता है, ठीक है। अच्छा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायग्राम, बाकी सारे होंगे, ठीक है। फीमेल की बात करूंगा तो भाई इसको हम कहते हैं ओवा या एग, जैसे उसको स्पर्म कहते हैं। यहां पे जो ओवा का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। ये ओवेरी में प्रोड्यूस होता है, भी दिखाऊंगा कहां पे होती है। ओवा नॉन मोटाइल है, ये मूव कभी नहीं करती, ठीक है। ओनली वन इज रिलीज पर मंथ, हर महीने केवल एक ओवा आपको यहां पे रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। ये उसका स्ट्रक्चर है तुम्हारा ओवा का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई तुम्हारी जैमिट्स की बात। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होती है, एक फीमेल होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस होता है तो वो 23 हो जाते हैं। और मियोसिस कब होता है, जब जैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब एग्स का। ऐसे ही तुम्हारे स्पर्म 23 हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फिर तुम्हारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन
होता है जहां पे दोनों एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं और वापस से 46 डीएनए क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है फिर से। उसके बाद बनती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है, जब हमारा जाइकोट बनता है तो ये एक सेल, सिंगल सेल होता है, लेकिन बाद में टूट टूट के बहुत सारे सेल बन जाते हैं और उसके बाद ये एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से ग्रो करता है फिर फोइटस, ठीक है ना, और उसके बाद तुम्हारा फोइटस में सारे के सारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं और फाइनली तुम्हारा बेबी बन जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। अब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन अ जाइकोट, बेटा 46। अच्छा पेयर बताने तो 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ फीमेल मेल, ठीक है, ये हो गया। धन्यवाद, 2020 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो यहां पे जो तुम्हारी एक नली टाइप दिखाई दे रही है, छोटा सा पाइप तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं यूरेटर। ये हमारा ब्लैडर है जहां पे हमारा यूरिन स्टोर होता है और ऊपर से किडनी से यूरेटर आती है यहां पे स्टोर करने के लिए किसको, हमारे यूरिन को। और यूरिन जो है इस वाले रास्ते से पास होता है जब भी हमें क्या करना होता है, जब हमें टॉयलेट जाना होता है, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा अगर तुम देखोगे इसे कहते हैं वेस्ट डिफरेंस, जो स्क्रोटम, देखो यहां पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहां पे अंडाकार शेप का, इसे कहते हैं हम लोग टेस्टिस। यहां पे तुम्हारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं। और स्क्रोटम क्या करता है, इसकी कवरिंग होती है जो यहां पे एक टेंपरेचर प्रोवाइड करता है, इनफ टेंपरेचर जहां पे जिसमें हमारा स्पर्म सेल बन सके, एक डिजायर्ड टेंपरेचर को वहां पे क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस से होता हुआ हमारा स्पर्म जाता है, जिसको रास्ते में 3 तरह की ग्लैंड मिलती है, प्रोस्टेट मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगा कौन कौन सी मिलती है। 3 तरह की ग्लैंड मिलती है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। एक सेमिनल वेसिकल हो गई, एक तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई और एक तुम्हारी बल्बो यूरेथल ग्लैंड हो गई। 3 ग्लैंड होती है, इसका नाम एनसीईआरटी में यहां पे लिखा नहीं है लेकिन ये होती है यहां पे, ठीक है। 3 तरह की ग्लैंड है। इन 3 तरह की ग्लैंड से कुछ सीक्रेशन होता है कुछ चीजों का, जो ऐड होके स्पर्म्स में फाइनली जो है पेनिस से होते हुए आगे जाती हैं। अब मैंने बताया था इरेक्शन, व्हाई इरेक्शन, देखो अगर मान के चलो यहां पे सामने वजाइना है, जहां पे हमें जो है वजाइना क्या है, वो रास्ता है जिससे होते हुए हम एग सेल तक पहुंच सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसको इरेक्ट होके ही इस शेप में जाना पड़ेगा। अगर इसका मुंह नीचे है तो नीचे अगर ये स्पर्म देगा तो किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो हमें इसको सीधा करना होता है, उसे कहते हैं हम लोग इरेक्शन, ठीक है। समझ में आगे, मैंने बोला था कि प्यूबर्टी में इरेक्शन शुरू हो जाता है, उसको हम इरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अब ये सारी बातें समझ में आ गई बेटा। इस वाले पार्ट को हम पेनिस कहते हैं। ये हमारे यूरेथ्रा होगी, इससे रास्ता जो कॉमन रास्ता है हमारे स्पर्म के बाहर आने का या फिर यूरिन के बाहर आने का, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस क्या होगा, ये वाली ट्यूब को कहते हैं। अब इनके सबके काम देखते हैं, आओ जल्दी से काम देखते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, सबसे पहले ये लो टेंपरेचर को मेंटेन करता है टेस्टिस में, जिससे कि उसको अच्छा खासा फेवरेबल कंडीशंस मिल सके स्पर्म को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस क्या करते हैं, ये स्पर्म सेल को बनाते हैं, ये वो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में मेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीफेरस ट्यूबल्स क्या होती हैं, ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये मैच्योर करती है, स्टोर करती है स्पर्म को। वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, ये कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम एपिडिडाइमिस नीचे से लेके टुवर्ड्स यूरेथ्रा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन, इसे यूरेथ्रा कहते हैं, जहां से दोनों चीजें बाहर निकलती हैं, ठीक है। और फाइनली तुम्हारा पेनिस डिपॉजिट स्पर्म इनटू वजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। जब यहां से वापस यहां से हमें स्पर्म को बाहर लाना होता है वजाइना में, तो ये पेनिस इरेक्ट होकर रिस्पॉन्सिबल होता है वहां तक उसको पहुंचाने के लिए। और ये हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब आधे लोग बोलेंगे भैया डायग्राम, मैं तो पेपर में बैठ के चीटिंग कर लूंगा, मैं तो लड़का हूं, है ना, मेरे पास तो ये तो मेरा ही तो सिस्टम है पूरा। तो बेटा आपको ना ध्यान समझो, आपको ऊपर से देख के वहां पे लिख के नहीं आना, अंदर की चीजें बतानी है। अब तू खोल के देखेगा कि मेरा ब्लेडर कहां है, कैसे खोल के देखेगा भाई, तू है कहां से खोल के देखेगा मेरी ट्यूब कहां से कहां जा रही है। तो चीटिंग वीटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में आ रहा भैया मैं तो मेरे पास ही तो मैं तो चीटिंग कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, हैं। फिर क्या दोस्त किस काम आएगा, इस काम दोस्त नहीं आते, ठीक है। तुम्हें याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो याद कर लेना इसको, आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि 3 ग्लैंड होती है। मैंने क्या बताया तुम्हें, यहां पे तुम्हारे पास 3 ग्लैंड्स होती हैं। प्रोस्टेट हो गई, सेमिनल वेसिकल हो गई, ये वाली तुम्हारी सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। और तुम्हारी तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल। क्या काम होता है इनका, सेमिनल वेसिकल में तुम्हारा एक पेयर होता है, मतलब ये 2 वेसिकल होती हैं ऐसी, ठीक है। इसमें तुम्हारा सेमिनल प्लाज्मा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस करता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इससे एनर्जी मिलती है स्पर्म को। 60-70% यहां पे सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक होती है, सिंगल होती है, यहां पे 25 से 30% सेमिनल प्लाज्मा होता है। मतलब पूरे के पूरे जो तुम्हारा स्पर्म जो बनता है ना, उसमें इनका योगदान होता है। 60-70% वो 25-20% ये 5 से 10% ये सेमिनल प्लाज्मा ये भी होता है। मतलब पूरा जो स्पर्म बनता है ना, स्पर्म वहां से निकलता हुआ जब आता है तो रास्ते में उसको 3 चीजें और मिलती हैं, है ना। ये 3 चीजें क्या है,
60 to 70% है तुम्हारा क्या ये प्रोड्यूस करता है फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल के थ्रू। उसके बाद 25 to 30% है तुम्हारा कैल्शियम एल्कलाइन, जो कि इसको कहां से मिलता है, यहां से मिलता है। ये प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना से, ठीक है। और उसके बाद जो 5 से 10% तुम्हारा बल्बो यूरेथ्रल से आएगा, ये एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में। ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब तुम ट्राई करोगे कि तुम्हारा पेनिस इरेक्ट होकर वजाइना में अच्छे से इजेक्ट कर सके किसको, स्पर्म को, तो वहां पे ल्यूब्रिकेशन की जरूरत हो सकती है। तो उस ल्यूब्रिकेशन को प्रोवाइड कौन करता है, तुम्हारा म्यूकस, जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम्हें बताना है सबके काम क्या है, टेस्टिस का काम क्या है, पूरी टेबल में लिखा हुआ है, सबके काम तुम्हें बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। सबके आंसर तो बताओ, ABCD क्या है, डायग्राम देखो, ये डायग्राम तुम्हारा बता दो। एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे जो टेस्टिस होते हैं ना, ये जो टेस्टिस होते हैं ये भी भाई पेयर्स में होते हैं, मतलब एक नहीं होते, हर ह्यूमन में 2 होते हैं, मेल में 2 होते हैं। चेक मत करने लग जाना, एक भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी चेक करने लगे भैया मेरे तो एक है, एक भी हो सकता है, मतलब बहुत रेयर है। मैक्सिमम सबके 2 ही होते हैं। अब एक हो भी तो बताने मत लगना, कभी कमेंट करने लगा मेरे तो एक ही है भाई, मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, तुम हेल्दी रहते हो, हेल्दी तुम रिप्रोडक्शन कर सकते हो अगर तुम्हारा एक टेस्टिस भी है तो, लेकिन नॉर्मली सबके 2 होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल का ये वाला पार्ट होता है, 99% चांस है कि पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लो। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस वाले ट्यूब को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहां पे होती है हमारी ओवेरी, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे ओवा होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी यूटेरस है, ठीक है। और ये हमारी सर्विक्स है, जहां पे इसका एंड होता है। ये हमारी वजाइना, जो उसका सबसे पहला पार्ट होता है, जहां से हमारा जो पेनिस है वो अंदर जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबके काम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स कौन सा वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है सर्विक्स, ठीक है। सेपरेट करती है वजाइना को फ्रॉम द यूटेरस। यूटेरस क्या बेटा, ये वाला पार्ट हमारा यूटेरस है। यूटेरस वो जगह है जहां पे एक्चुअली में बच्चा क्या करता है, ग्रो करता है। हम लोग कहते हैं ना कि मम्मी कहती है कि मैंने तुझे अपने 9 महीने पेट में पाला। पेट में नहीं पाला होता मम्मी ने यूटेरस में पाला है, ठीक है ना। तो समझो, मम्मी से बता सकते हो तुम कि मम्मी पेट में कहां पाला था, पेट में क्यों पालोगी आप मुझे, पेट तो स्टमक होता है, उसमें एसिड होता है, जल जाऊंगा मैं, HCl होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, मैं भस्म हो जाता अब तक। हम होते हैं यूटेरस में, ठीक है। और इसलिए बहुत बार हम कहते हैं ना कि मतलब बहुत बार मम्मी का ऑपरेशन होता है, अभी होने लगा है, यूटेरस निकाल दी जाती है। तो मतलब जिसकी यूटेरस निकल गई तो वो उसको कभी भी बेबी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यूटेरस में ही बेबी होता है, बेबी पेट में नहीं होता, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यूटेरस से और वजाइना से सेपरेट करती है सर्विक्स। सर्विक्स होता है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। होल्ड द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो आपके जहां पे ऑर्गन्स बनते हैं, वो ये वाला पार्ट जो है उसको क्या करता है, सर्विक्स जो है होल्ड करके रखता है ऊपर की तरफ। अदरवाइज ये खुला होगा तो बाहर आ जाएगा भाई बेबी, तो होल्ड करके रखता है। डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ फाइटस टू लीव द यूटेरस। डायलेट्स का मतलब है ये खुल सकता है, वाइड हो सकता है, मूवेबल है, जब प्रेशर लगाओगे तो खुल जाएगा, बेबी यहां से बाहर आ सकता है। बात करें वजाइना की, प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर स्पर्म एंड मेनिस्ट्रुअल फ्लो। अगर तुम्हारा यहां से कुछ बाहर आना है ना, अभी बताऊंगा मेनिस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, फिर स्पर्म को अंदर जाना है, तो ये रास्ता प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं वजाइना। ओवरीज क्या होती है, मैंने क्या बताया, प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। साइट ऑफ ओवम, देखो यहां पे तुम्हारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और यहीं पे तुम्हारे एग सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यहां पे कहां पे, ओवरीज में। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, कैरी द ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म यहां से अंदर एंट्री लेता है ना, तो यहां पे जाके इनका मिलन होता है, तो ओवा यहां से यहां आते हैं और स्पर्म यहां से यहां जाते हैं और यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट्स भी कहते हैं। फाइनली आता है यूटेरस वर्म, pear shaped organ which the embryo and fetus develop involved in menstruation, involved in implantation of fetus। क्या मतलब इसका समझना, देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले स्पर्म यहां से अंदर गए, बहुत सारे यहां से अंदर गए, ठीक है। यहां पे एग था जो यहां पे आया, यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब यहां पे होगा तो एम्ब्रियो यहीं पे तो बनेंगे, है ना। एम्ब्रियो तुम्हारा, सॉरी जाइकोट जो तो होगा तुम्हारा वो यहीं तो बनेगा, जाइकोट तुम्हारा यहीं बना। लेकिन जाइकोट अब यहां रुकता नहीं है, वो यहां से नीचे आता है और इस वाली लाइनिंग में आके बैठ जाता है यहां पे, और यहां पे अब वो फर्दर ग्रो करना शुरू करेगा। मतलब जो तुम्हारा एम्ब्रियो होगा वो यहां बनेगा और जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा, जो बेबी ग्रो करेगा वो यहीं पे करेगा, ठीक है। तो पियर शेप्ड ऑर्गन है यूट्रियस, जहां पे एम्ब्रियो फिर फोइटस डेवलप होता है, मतलब एम्ब्रियो पहले फिर बच्चा बाद में। इन्वॉल्व इन मेंसुरेशन, अभी बताऊंगा मेंसुरेशन क्या होता है। इन्वॉल्व इन इंप्लांटेशन ऑफ फोइटस, इसका मतलब ये बताऊंगा भी क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब आगे देखो रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारा ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ मैच्योर एग ओव्यूम फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल, मेल का स्पर्म आता है नीचे से, फीमेल का जाइमेट वहीं पे होते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनका फ्यूजन
डिफिजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। अब आता है इंप्लांटेशन। ये क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द इनर वॉल एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। अब इसका मतलब समझो, ध्यान से देखना इसका क्या होता है। जब तुम्हारे पास यहां पे बच्चा होता है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी वो वाली साइट है, ये वाली साइट है, इसके अंदर ये लाइनिंग वाली साइट है, यहां पे ना ये बच्चा हमारा आके स्टोर होता है। अब जब ये होता है ना, तो यहां पे ये वाले पार्ट को कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। ये हमारी होती है अम्बिकल कोड, जिससे बच्चा और ये वाली साइड कनेक्ट होती है। ये हमारी यूटेरस आपको दिख रही होगी। फोइटस हमारा धीरे धीरे बनने शुरू हो गए हैं ऑर्गन्स, और इसे कहते हैं हम लोग सर्विक्स। यहां से ये बाहर आ सकता है। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, प्लेसेंटा क्या होता है। मैंने बोला इसको प्लेसेंटा कहते हैं, ध्यान से देखना। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर टू फोइटस। अब मम्मी से फोइटस का कोई कनेक्शन होना चाहिए ना, कोई फिजिकल कनेक्शन, जिसकी हेल्प से मम्मी जो भी खा रही है, मम्मी जो भी पी रही है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे में भी ट्रांसफर हो सके। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल। ये एक डिस्क है, जो डिस्क आपको दिख रही है यूट्रस में, यहां पे एम्बेडेड है। इट कंटेन्स विली। विली का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड पास होता है। ऑन एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो की साइड में यहां पे विली है, ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है, एंड ब्लड स्पेसेस अराउंड द मदर साइड। मदर साइड में ब्लड स्पेसेस हैं। अब इन विलीज की वजह से जो कनेक्शन होता है ना, इसमें जो मम्मी जो भी खा रही होती है, वो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स फैलते हैं, और उस ब्लड की हेल्प से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। समझ रहे हो बात को? प्लेसेंटा से बच्चा हमारा फोइटस टच होता है, यहां पे कनेक्ट होता है, एम्बेडेड होता है। यहां पे होती है विली, मतलब ब्लड वेसल्स। हम मम्मी जो भी खाती है उसका न्यूट्रिएंट ब्लड में जाता है, ब्लड वहां से यहां पे आता है। मतलब बच्चा एक्चुअली में एक कीड़े की तरह मम्मी का खून पी रहा होता है ना, कीड़े ने खून पी लिया है ना, तो मतलब अब ये कीड़ा नहीं है, कीड़े की तरह खून पी लिया। मतलब बच्चे 9 महीने मम्मी का खून पीते हैं, तब जाके उन्हें खाना मिलता है, ठीक है। तो ये सारा काम किसमें होता है? हमारा प्लेसेंटा के थ्रू होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट ग्लूकोज फ्रॉम मदर टू फोइटस, डिफ्यूजन ऑफ O2, O2 भी यहीं से मिलता है। जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ N2 वेस्ट, वो यहीं से बाहर निकलता है। तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा ओवा और ये स्पर्म मिलके बनाते हैं जाइकोट। जाइकोट के बाद यहां पे जब वो हो जाता है, तुम्हारा पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो यहां के बैठ जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद यहां पे फिर तुम्हारा जो है फोइटस बच्चा बनना शुरू होता है, और फाइनली तुम्हारा बेबी यहां पे प्रोड्यूस होता है। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात सारी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है तुम्हारा जिसेशन क्या होता है? द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस फ्रॉम इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन मतलब जो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको इंप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो पूरा का पूरा 9 मंथ का पीरियड जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है, उसे हम कहते हैं जिसेशन, ठीक है। उसके बाद पार्ट न्यूट्रिशन क्या होता है? पार्ट न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। बच्चे को जब बर्थ देते हैं तो उसको कहते हैं पार न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, अब नॉट पार न्यूट्रिशन, इट्स पार्चुरेशन, ठीक है ना, इट्स पार्चुरेशन। आगे बढ़े, अब आगे देखो। अब हमें प्लेसेंटा समझ में आ गया। क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज्ड ही ना हो? मतलब स्पर्म जा ही नहीं पाया, मतलब किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मतलब स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। या फिर मान के चलो किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा ही नहीं, एग तो हर महीने फिर भी बनते हैं, तो अब उसमें क्या होगा? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से देखो, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। मतलब यूट्रस को उम्मीद होती है कि यहां पे एम्ब्रियो बन के नीचे आएगा और यहां बैठेगा, मैं उसको ग्रो करूंगी। तो इसके लिए गद्देदार जगह बना लेती हूं, एक रिसीविंग प्लेस बना लेती हूं, जिसमें वो धीरे धीरे क्या करती है, कुछ लाइनिंग यहां पे ब्लड की लाइनिंग जो है यहां पे साइड साइड में बना लेती है, इसमें ब्लड भर जाता है, इसमें ब्लड हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से करके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जिससे कि वो स्पॉन्जी बन जाए, मुलायम बन जाए। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। इससे जो एम्ब्रियो है वो नरिश होना शुरू होगा इफ फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, ठीक है। अच्छा, हाउएवर, लेकिन द थिन दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। लेकिन अब भैया एग तो फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं है, तो यहां पे एम्ब्रियो तो जाइकोट तो आएगा ही नहीं। जब जाइकोट आएगा ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। तो जो इनर लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड। अब ये फूट जाती है, फट जाती है और ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है, जिसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको? मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। मेंसुरेशन साइकिल हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MC, ठीक है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंसुरेशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। 2 से 8 दिन लगते हैं और 2 से 8 दिन यही चलता है। तो मैं एक बात बताता हूं, मैं तुम्हें, शायद तुम इससे कनेक्ट कर पाओगे। जब मैं छोटा था, मैं 9th क्लास में था, तो हमें ना ये वर्ड नया नया पता चला था MC MC, और इतना टैबू था समाज में इसके लिए।
इवन मेरे चारों तरफ में बच्चा था तब भी कि यार ये ना बहुत ही अलग चीज होती है, अजीब चीज होती है। हमें इस नाम से अपनी क्लास की लड़कियों को चिढ़ाते थे, है ना, और बिना किसी मतलब में, है ना, हमें बोलना होता था एमसीएम बोलते थे, एमसीबी क्या होती है तुम्हें पता है, एमसीबी क्या होती है तुम्हें पता है। अब एमसीबी हम बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाली, लेकिन हम चिढ़ाना चाह रहे हैं लड़कियों को। बाद में धीरे धीरे जब हमने पढ़ा, हमें समझ में आया कि यार ये ना बहुत ही एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे लड़की को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको पेन होता है ना, कमर दर्द करती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस पूरा होता है ना 7 से 8 दिन, जब ये ब्लड बाहर आता है, तुम सोचो किसी के एक ऑर्गन से ब्लड बाहर आ रहा है तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो वो सारी चीजें लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं। और अब जब हम बड़े हो गए तो हमें फील हुआ कि यार हम कितने गलत थे, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इस चीज का मजाक बनाया, क्योंकि हमें किसी ने वो समझाया ही नहीं कि ये नेचुरल है, ये बॉडी का पार्ट है, ये मजाक बनाने की चीजें नहीं है। जबकि हम क्या करते हैं, सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम लोग सोचते हैं कि ये चीज कुछ फनी है, या फिर ये कुछ चीज ऐसी है जिसको हमें बात नहीं करनी चाहिए, और हमारे मन में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है इन चीजों को लेकर, इनकी मजाक बनाने में, जबकि जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आई होप कि तुम्हारे अंदर भी नहीं है ये चीज, ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं है तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। अब बात करते हैं रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 95% चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ध्यान दो। टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ऑक्सीटोकिन होता है, और प्रोलैक्टिन होता है। क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है ना, जब तुम रिप्रोडक्शन के लिए लायक बन जाते हो तो उसमें तुम्हारी बॉडी में हेल्प जो होती है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन करते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड मेन्स्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है लड़कियों में, ठीक है। हेल्प्स इन यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी होनी होती है ना तो तुम्हारी जो यूट्रीन है उसको खुलना पड़ेगा जिससे कि बच्चा बाहर आ सके, तो उसमें ऑक्सीटोकिन हेल्प करती है, कोल्ड बर्थ हार्मोन इसको हम इसलिए कहते हैं। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क सिंथेसिस में काम करता है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स में, जिसमें कि हमारा बच्चा हमारा क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स ले सके दूध की हेल्प से फ्रॉम मदर, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके से आएंगे, इनके सबके फंक्शन लिखो, तुम्हें फंक्शन सबके ओवरी के और इन सबके मैंने बताई दिए, यहां पे सारे फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए जरा आगे। अच्छा एक बात मैं तुम्हें और बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों से रिलेटेड हम ऐसी चीजें इसकी हम मजाक बनाते हैं, या फिर जो ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही एकदम वियर्ड है या फिर अनएक्सपेक्टेड है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तुम्हें पता है लड़कों में भी एक चीज होती है, नहीं, लड़कों को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में भी ब्लड निकल रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इस एज में, जब तुम इस एज में होते हो ना, तो यहां पे बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं नाइट फॉल, है ना। मुझे नहीं पता, बहुत सारे सब लड़कों को, सबको ऑलमोस्ट कभी ना कभी ये होता है, लेकिन हम उसके बारे में बताते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये ना कोई चीज ऐसी जो हमारे साथ गलत हो रही है, या फिर हम इसमें कुछ गलती कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका बहुत ज्यादा मजाक नहीं बनता क्योंकि लड़कियों में आदत नहीं है चीजों को मजाक बनाने की, लड़कों में आदत है। लेकिन हाँ, ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जो वियर्ड लगती है लेकिन होती है, ठीक है। अब आधे लड़कियां कंफ्यूज हो जाएंगी, फिर आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है मतलब, लेकिन ऐसा होता है, लड़कों को सबको पता है, ठीक है। चलो क्या आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ओर चलते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब मैं बात करता हूं, व्हेन पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्थी इन ऑल टर्म्स, इसका मतलब है जब कोई भी पर्सन रिप्रोडक्शन करने के लिए एकदम हेल्दी है। अब हेल्दी से मतलब क्या है भाई, यहां पे सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट कनेक्शन का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए आपको दो बॉडीज को पास लाना पड़ता है ना, तभी तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे। अच्छा, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इसमें जब आप सेक्सुअली आप इंटरकोर्स करते हो, आपकी दोनों की बॉडी मिलती है, तो हो सकता है कि किसी एक को बीमारी है वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ सकता है ना, गोनोरिया आ सकता है, सिपिल्स आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं, एचआईवी एड्स जैसी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मतलब आप हेल्दी नहीं हो, और ये प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब आप हेल्दी हो। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो इनको हम मेजरली कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। जो सेक्स करते वक्त, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त एक मेल से फीमेल में आ सकती है, फीमेल से मेल में आ सकती है, तो हमें हमेशा अपनी हेल्थ को बना के रखना होता है इस चीज के लिए। सो डिसीज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज एसटीडी। फिर बैक्टीरिया से जो होते हैं उसे कहते हैं सिपिल्स या फिर गोनोरिया। वायरल एसटीडी जो वायरल होती हैं, जो फैलती हैं, उसे हम कहते हैं भैया क्या, एचआईवी एड्स, जो कि बहुत खतरनाक होती है। अब इसको हम बचाएं कैसे, तो हमें करना होता है कॉन्ट्रासेप्शन, इनसे बचने के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन में अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन इससे बचने के लिए नहीं है, हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की पहले, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, मेथड्स और टेक्निक्स एडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकें। हालांकि इन मेथड से हम कभी कभी अपनी वो भी हेल्प करते हैं कि हमें इन्फेक्शंस ना हो, ये इसके लिए भी काम आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं
हम लोग। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज्ड इन केस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट एसटीडी, है ना, इनको बचाने में भी काम आती है कॉन्ट्रासेप्शंस, टू गिव गैप बिटवीन चिल्ड्रन। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ना हमारी फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, तो कभी कभी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, जस्ट हम करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करना है, तो उससे कैसे बचें, हमें गैप देना है, बच्चे भी नहीं करने हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं, प्रेगनेंसी रोकने के लिए, गैप देने के लिए, या फिर एसटीडी से बचने के लिए भी। ठीक है, तो कितने तरीके ध्यान दो, दो तरीके, एक है हमारा टेम्पररी जो कि रिवर्सिबल है, एक है हमारा परमानेंट जो कि इरिवर्सिबल है। मोस्टली इससे आप वापस से घूम के नहीं आ सकते, अगर आपने एक बार ये ट्रीटमेंट ले लिया मतलब अब आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड की, फिर आता है हमारा आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, फिर आता है हमारा हार्मोनल मेथड, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। यहां पे आती है हमारी सर्जरी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर अबॉर्शन आता है। ठीक है, पेपर में हमसे दो इन्फेक्शंस पूछे हैं, बता देना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में दो इन्फेक्शंस तुम्हारे ये भी हैं तो ये भी हैं, तीनों बता देना। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं बैरियर मेथड्स में क्या क्या होता है। क्रिएटिंग मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। देखो स्पर्म मेल से जाता है फीमेल की बॉडी में, और मेल के पास होती है पेनिस, जहां से क्या होता है हमारा स्पर्म जाना होता है। अगर मैं इसके ऊपर एक कवरिंग लगा दूं ऐसे, और जब स्पर्म यहां से निकलेगा वो इस कवरिंग में रह जाए, मतलब मैंने उसको बैरियर, फिजिकली बैरियर कर दिया, उसको रोक दिया आगे जाने से। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्डम्स, यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल, मेल का भी होता है फीमेल का भी होता है। डिपग्राम्स, सर्विकल कैप्स हम यूज करते हैं जो हम फीमेल में यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉन्डम क्या होता है, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एसटीडीज, क्योंकि आप फिजिकली जो है वहां पे टच नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप एसटीडी को भी इसमें रोक सकते हैं। ओनली मेथड टू प्रिवेंट एसटीडी। अच्छा, अब हार्मोनल मेथड क्या होता है भाई, दीज कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। यहां पे आपके हार्मोन्स को चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप इनको रोक सकते हो। ठीक है, सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट। अगर देखो फर्टिलाइजेशन होते वक्त भी, एग्स रिलीज होते वक्त भी आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप उनको रोक दोगे तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, या फिर एग्स प्रॉपर्ली यहां पे क्या नहीं होंगे, जो है नहीं बनेंगे, जिस वजह से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें करते क्या है, पहले तो हम लेते हैं टेबलेट्स। ठीक है ना, हार्मोनल मेथड में हम टेबलेट्स लेते हैं, हम पिल्स लेते हैं। ठीक है ना, ओरल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका जो हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाएगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपका मूड खराब रहेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, आपको दर्द होगा, नोजिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आईयूटी क्या होता है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ऑब्वियसली बात है, नाम से समझ में आ रहा है, यूट्रिन मतलब इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, सीयूटी कॉपर आईयूडी, रिलीज कॉपर इन द यूट्रस स्पर्मिडिसल, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो तरह की आईयूडी को यूज करते हैं, हार्मोनल का और कॉपर आईयूडी का। अब तुम क्या करने वाले हो, तुम यहां पे ना एक टी शेप की कॉपर की ये लगा दोगे, टी शेप की एक ऑब्जेक्ट लगा दोगे। जब स्पर्म अंदर जाएगा तो स्पर्म को ये फैलोपियन ट्यूब तक कभी पहुंचने ही नहीं देगा। जब पहुंचने ही नहीं दिया तो क्या होगा, हमारा कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। हार्मोनल आईयूडी में क्या होता है, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स यूट्रस में से जो है प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से ये बनाता है कुछ ऐसे हार्मोन्स जिस वजह से कभी भी एग्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होते, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। हार्मोनल आईयूडी समझ में आ गया, रिलीज हार्मोन्स इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। ठीक है ना, इंप्लांटेशन रुक जाता है, एम्ब्रियो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, प्रिवेंट्स एग फॉर्मेशन नहीं हो पाते। दूसरा मेथड है भाई सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है भाई, यहां पे हम बात कर रहे हैं भैया वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज स्टॉप। देखो हमारा स्पर्म यहां से अंदर जाना है, यहां से क्या होना है, अंदर जाना है। अब स्पर्म जब निकलता है तो वो कहां से बनता है, ध्यान दो, ये मेरा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहां से टेस्टिस से होते हुए वेस्ट डिफरेंस से वो जाना होता है। अगर मैं इसको बीच से काट दूं और इसको बांध दूं तो क्या होगा, यहां पे हमारी होती है वो 3 ग्लैंड जो इसमें ऐड होती हैं। अब वो 3 ग्लैंड से जो भी निकल रहा है वो तो जा पा रहा है, लेकिन स्पर्म जो मेन चीज है वो यहां से आगे कभी जा ही नहीं पा रहा। मतलब कि एक लिक्विड तो यहां से आया, लेकिन उसमें स्पर्म सेल तो है ही नहीं, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो है स्पर्म होता नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस को हम कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं। सिमिलरली हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, फीमेल्स में करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज स्टॉप। ठीक है, हम यहां से इसको काट देंगे, यहां से इसको काट देंगे, यहां से इसको काट देंगे। अच्छा, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स इज कट एंड टाइट, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और टाइट कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है इसको पढ़ने के बाद कि भैया इसको हम हिंदी में नसबंदी कहते हैं। भैया नसबंदी करने से क्या मैं फिर आदमी नहीं रहा, क्या मैं कभी भी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाऊंगा क्या? सब कर पाओगे तुम, सारी फीलिंग्स सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस बच्चा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक लिक्विड भी तुम्हारे अंदर से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो है जिसको कहते हो तुम स्पर्म कहते हो कि स्पर्म बाहर आना होता है, वो नहीं आएगा, वो भी आएगा, बस उसमें स्पर्म सेल नहीं होंगे, है ना। सीमेन आएगा। देखो सीमेन क्या होता है, सीमेन होता है जो लिक्विड बाहर आता है, और अगर सीमेन के अंदर स्पर्म है तब जाके हम क्या कहते हैं,
तब जाके हम कहते हैं कि भाई आप जो है किसी को या फिर आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्पर्म टेस्टिस से होके आता है, हमने जो स्पर्म आ रहा है टेस्टिस से उसको रोक दिया, बाकी जो ग्लैंड से जो चीजें आ रही हैं, जो आपको तीन ग्लैंड दिखाई थी ना, अभी मैंने यहाँ पे तीनों के अपने अपने काम होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं ध्यान है ना ये वाले, तो ये सब आ रहा है, तुम्हारा फ्रुक्टोस आ रहा है, सेमिनल प्लाज्मा, यहां से सेमिनल प्लाज्मा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस यही तीनों चीज आ रही है, बस स्पर्म नहीं आ रहा, जिस वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी यहां पे नहीं हो पाएगी। और ये तरीका तुम्हारा एक हो गया ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ठीक है। लास्ट बात करते हैं अपने अबॉर्शंस पे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फॉइटस पे, ठीक है। अब तुम ऑपरेशन करवा लो या फिर अबॉर्शन करवा लो। अबॉर्शन में क्या होता है भाई, तुम यहां पे क्या करते हो, तुम लोग एक टेस्ट कराते हो, यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन फॉइटस एंड सेक्स ऑफ द फॉइटस, ठीक है। तुम्हें अगर कोई दिक्कत लग रही है कि भाई बच्चे में कोई दिक्कत है या फिर उसमें उसका सेक्स बताने के लिए हम यहां पे इस टेस्ट को कराते हैं। इट वाज मिसयूज्ड बाय मेनी पीपल इन इंडिया। दिस टेस्ट वाज यूज्ड टू फाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड इफ द सेक्स ऑफ द फॉइटस वाज फाउंड टू बी अ फीमेल, इट वाज अबॉर्टेड फीमेल फॉइटिसाइड हम इसको कहते हैं। गांव में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता था कि किसी को लड़की पैदा नहीं करनी होती थी, तो वो पहले इस टेस्ट को कराते थे, है ना, और उसको करवाने के बाद है ना एमनियो सेंटेसिस कराते थे और फिर देखते थे कि लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा देते थे। हालांकि हम इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए भी यूज कर सकते थे कि भाई हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी तो हम अबॉर्शन करा लेते हैं, लेकिन ये फीमेल के लिए मिसयूजेबल बन गया कि अगर फीमेल बच्चा हो रहा है तो हम उसको नहीं करवाएंगे, हम फिर तो अबॉर्शन पक्का करवा लेंगे, तो उसका मिसयूज होने लगा था। लेटर ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड इन इंडिया, सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हमने इसको रोक दिया, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई इस चैप्टर में, ठीक है ना, आपको बहुत मजा आया होगा। ये सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मैंने यहां पे लगा दिए हैं, आराम से इनको देखो, ठीक है ना, आराम से इनको प्रैक्टिस करो और अपने चैप्टर को कर लो फिनिश। आई होप अगेन कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा गाइस विद योर बडी, विद योर आयरन मैन, और हमने कंप्लीट कर लिया अपना रिप्रोडक्शन इन वन शॉट। मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।